चलिए आ जाओ वापस एक और प्रैक्टिस पेपर पे, और प्रैक्टिस पेपर नंबर है ये 20, राइट। ठीक रहा होगा, उम्मीद ऐसा है, बढ़िया दिया होगा। क्यों मोहित? नहीं, ऐसा मत बोलो, सभी लोगों ने कर दिया है ना, क्योंकि लिमिटेड टाइम था आप लोगों के पास। हो गया है, अब OMR को भी चेक करना और साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी उनको भी लिखना शुरू करना है। सो स्टार्ट करें सेशन को। ठीक है, रेडी है? बिल्कुल, देखो कमर बांध ली गई है बढ़िया ढंग से। चलिए आ जाओ, आज का पहला क्वेश्चन और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न आ जाओ कि अनुभव के आकाश में चांद, ये काव्य कीर्ति के लिए लीलाधर जगुड़ी जी को, नाम सभी ने सुना है लीलाधर जगुड़ी का, है ना? तो इनको जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था? देखो यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न हमें मिल रहे हैं। एक तो हमें प्रश्न का आंसर मिल गया, कल को अगर सवाल पूछे कि अनुभव के आकाश में चांद ये किसने लिखा है, तो ये हमारे पास रचना किसकी है? लीलाधर जगुड़ी जी की है। अब ये पूछ रहा है कि इसके लिए जो इनको सम्मान मिला था वो कौन सा था? व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, या मूर्ति देवी पुरस्कार, या इनमें से साहित्य अकादमी पुरस्कार? एनीवन, जल्दी से। 1997 में इनको ये पुरस्कार मिला था, आप बताओ। साहित्य अकादमी, बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये इनको मिला था 1997 में। लीलाधर जगुड़ी जी को जो है अनुभव के आकाश में चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इनको जो है एक ही पुरस्कार दिया गया हो। जल्दी से बताओ, इनको जो है पद्मश्री अवार्ड कब मिला था लीलाधर जी को? 2004 में, है ना? तो लीलाधर जगुड़ी जी को जो है 2004 में, 2004 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया, ऑलरेडी किया जा चुका है। इसके अलावा इनको रघुवीर सहाय पुरस्कार, ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट 2018 का व्यास सम्मान। देखो व्यास सम्मान भी इनको मिला है, लेकिन ये मिला है इनको 2018 में। और आप मुझे बताओ कि लीलाधर जगुड़ी जी को व्यास सम्मान किस रचना के लिए मिला था? जितने लोग उतने बताओ बड़े प्रेम से। जितने लोग उतने प्रेम इन्होंने लिखी है ना, तो इन्होंने लिखी थी जितने लोग उतने प्रेम। इसके लिए इनको जो है 2018 में कौन सा सम्मान मिला है? दैट इज व्यास सम्मान। अच्छा बताओ, व्यास सम्मान क्या है? अभिनंदन करना सम्मान। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, और व्यास सम्मान है क्या चीज? देखो साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के जगत में दिया जाने वाला व्यास सम्मान जो एक प्रमुख सम्मानों में आता है, और प्रत्येक वर्ष जो है अलग अलग कह लीजिए जिन्होंने बेहतरीन कार्य किया होता है हिंदी लेखन के क्षेत्र में, तो उनको जो है ये सम्मान दिया जाता है। साहित्य अकादमी मेरे ख्याल से सभी को पता है कब बना था साहित्य अकादमी? 1955 में जो है पहली बार ही मिला था, है ना, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किस चीज के लिए मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को ये 1955 में? हिम तरंगिनी, है ना, हिम तरंगिनी के लिए इनको ये जो है सम्मान मिला था। और ये सम्मान जो है ये मिलता है कितनी भाषाओं में? इसकी मैं बात करूं साहित्य अकादमी की, 2200 वो भाषाएं हैं जिनको आधिकारिक भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में संविधान में शामिल किया गया है। प्लस इसमें दो अलग भाषाएं हैं, एक है राजस्थानी भाषा और एक है इंग्लिश भाषा। तो कुल मिलाकर 24 भाषाओं में क्या दिया जाता है? ये साहित्य अकादमी पुरस्कार भारतवर्ष में दिया जाता है। 2200 वो भाषाएं जो 8वीं अनुसूची में। अच्छी बात है, हमने ये कल ही पढ़ी है 22 भाषाएं। सुबह मॉर्निंग में जो 7 बजे वाला सेशन पढ़ रहा है, कल मैंने 22 भाषाएं पढ़वाई थी। प्लस उसमें राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा के लिए जो है ये क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। ठीक है, चलिए अब बताओ जरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार रामविलास शर्मा जी। 1991 में जो है रामविलास शर्मा, इनको जो है पहला क्या मिला था यहाँ पर? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और इन्होंने जो रचना लिखी थी वो थे भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी। तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए जो है रामविलास शर्मा जी को ऑलरेडी सम्मान 1991 में दिया जा चुका है। किसके लिए? ज्ञानपीठ सम्मान के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पहले का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी था। 2004 में पद्मश्री हो गया, 2018 में इनके जो है व्यास सम्मान हो गया, और 1997 में इस रचना के लिए जगुड़ी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है, अधिसूचना प्रकाशित की जाती है। अब अधिसूचना देखो क्या होती है, मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन प्रकाशित की जाती है किसमें? ऑप्शंस देखो आपके पास में। OMR सीट नहीं मिला? बोलो तो सही। चलो चेक कर लो। अधिसूचना जो है प्रकाशित की जाती है, किसमें प्रकाशित होगी? सरकारी जो हमारे पास में क्या होता है? गजट, यानी कि जो है हमारे पास में जो राजपत्र होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सरकारी गजट या जो राजपत्र है।
इस राजपत्र में क्या होती है, अधिसूचना प्रकाशित होती है। आप बस यूं समझ लेना कि सरकारी गजट में जो है प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, नियुक्ति, पदोन्नति या फिर जो है अधिकार, अवकाश, स्थानांतरण, इन सब की जो सूचना होती है वो हमेशा जो है गजट में दी जाती है, सरकारी जो है राजपत्र में दी जाती है। और इस हिसाब से अधिसूचना कहां पर आएगी, दैट इज इन राजपत्र। ऑप्शन नंबर लिख लेना इसका बी, है ना। क्या है यहाँ पर, राजपत्र में या गजट में इसको दिया जाता है अधिसूचनाओं को। क्वेश्चन नंबर 3, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें कौन सा अलंकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, जल्दी से, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगा, अन्योक्ति भी नहीं है, आप यकीन नहीं करोगे, इसमें वो अलंकार है, इसमें है रूपक अलंकार। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसमें अलंकार अगर पूछेंगे तो कौन सा आएगा, रूपक। जैसे आप अतिशयोक्ति कह रहे हैं, तो अतिशयोक्ति में क्या था, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, अतिशयोक्ति का मतलब क्या है, अतिशय धन उक्ति। उक्ति का मतलब क्या होता है, कथन। और अतिशय का मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर। जब हम लोग जो है बढ़ा चढ़ाकर कोई कथन कहें, जैसे उदाहरण के रूप पर क्या था, सबको एक ही याद रहता होगा, आई होप सो, क्या था, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये इसमें क्या है, अतिशय है कि हमारे महाराणा प्रताप जब ये सोच ही रहे थे कि भाई आगे नदी है, कैसे इसको पार करूं, जितने में वो सोच ही रहे थे पता चला अरे मैं तो उस साइड आ गया, मतलब घोड़ा जो उनको उस साइड लेकर चला गया। सो इट मींस इसमें क्या है, अतिशय उक्ति है। अन्योक्ति का मैंने क्या बताया था, इसमें भी सेम लिखो, देखो ये हो गया अन्य और ये हो गया उक्ति। उक्ति का मतलब होता है कथन से, मैंने अभी अभी बोला, और अन्य का मतलब तो किसी और के लिए होता है। जहां पर आप जो है अगर प्रयोग कर रहे हैं किसी अलंकार का, तो लगेगा ऐसे कि उसमें हम किसी अन्य बात को बात कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है टारगेट जो होता है, उसका जो कटाक्ष होता है वो किसी और के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर मैंने कल परसों में शायद ये करवाया था, मैंने लिखवाया था आपसे, माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। माली को जब आता देखती हैं कलियां, तो भाई वो क्या करती हैं, वो चीखती हैं, वो चिल्लाती हैं, वो पुकारती हैं। क्या पुकारते हैं, देखो, फूल फूल फूले फूले चुन गए। फूल फूल तो चुन लिया किसने, माली ने। अब कल ही हमारी बार, मतलब कल अब हमारी बारी। कलियां अभी फूल तो नहीं बनी ना, माली जब आएगा तो कलियां तोड़ेगा या फूल, फूल तोड़ेगा। और कलियां कह रही हैं कि भाई जो है फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बार, कल अब हमारी बारी आएगी। लेकिन ये वास्तव में किसी कली और फूल के लिए उदाहरण नहीं है, बल्कि यहां पर ये उदाहरण दे रखा है एक मानव के ऊपर। मानव के ऊपर दिया गया, कैसे, देखो, हमने कहा कि माली आवत देखकर। अब इसमें जो ये माली शब्द का प्रयोग है, फूल बीनने वाला माली नहीं, बल्कि ये यमराज के लिए कहा गया है। कलियन करी पुकार, और कलियन जो है वो मानव को बोला गया है कि यमराज को आता देख जो है मानव कह रहा है कि फूले फूले चुन लिए। फूले फूले किसके लिए यहां पर प्रयोग हुआ, बूढ़े व्यक्तियों के लिए। भाई हमारे बीच से पहले वृद्ध व्यक्ति हमारे बीच से जाते हैं ना, आजकल तो खैर सब कुछ कुछ भी हो रहा है, लेकिन पहले बूढ़े व्यक्तियों की मृत्यु होती है। और कलियन करी पुकार, मतलब कलियन कह रही कि काली हमारी बार, कल हमारी बारी आएगी। तो यानी कि मानव कह रहा है कि यमराज आया था, उसने बूढ़े बूढ़े तो चुन लिए, अब कल हमारी बारी भी आएगी। भाई मृत्यु तो हर किसी की होनी है ना, चाहे वो आज जन्मा बच्चा है, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति है, तो मृत्यु तो हर किसी के। लेकिन ये इसमें देखो, इसमें उक्ति किसी और के लिए, हम कह रहे हैं कि कलियन, लेकिन वो कलियन नहीं, वो मानव की पुकार है। माली माली के लिए नहीं, बल्कि यमराज के लिए बोल दिया। फूले फूले जो है फूल के बोलने के बजाय बूढ़े व्यक्ति को बोल दिया, और कल अब हमारी बारी है, तो उसमें क्या होना था, अन्योक्ति होनी थी। बाकी मैं उपमा कई बार बता चुका हूं, जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है। एक तुच्छ वस्तु की तुलना किसी महान वस्तु से करवाई जाती है। जैसे मैंने कई बार ये कहा है कि चंद्र सा मुख है ना, या चंद्रमा सा सुंदर मुख, तो वो जो मुख है उसकी तुलना हम चंद्रमा से कर रहे हैं, तो मुख जो है एक तुच्छ वस्तु है, चंद्रमा जो है उच्च वस्तु है। तो जब हम किसी तुच्छ वस्तु की तुलना एक उच्च वस्तु से करवाएं, तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। क्लियर है ना, उपमा अलंकार होगा। और इसके अगर ठीक उल्टा कर दें, उपमा को अगर अपोजिट कर दूं कि किसी जो है तुच्छ वस्तु को तो बहुत ऊंचा बता दिया और ऊंची वस्तु को तुच्छ बता दिया, ये मुख है या चांद। अब हमने चांद को मुख से तुलना कर दी, जबकि मुख की तुलना होती है चांद से, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उल्टा, मतलब उल्टे का क्या बोलते हैं, प्रतीप। तो वहां पर प्रतीप अलंकार आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और रूपक मतलब जहां पर
अब रूप से ये ना एक जैसा हो, जुड़ा हुआ हो, तो वहां पर होगा रूपक, तो तीसरे में सही आंसर होगा रूपक अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आओ फटाफट। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का अर्थ तेल भी है, अब बताओ वो कौन सा शब्द है? वो है स्नेह। अब स्नेह का ही सिनोनिम अनुराग भी है, प्रीति भी है और प्रणय भी है, लेकिन ये जो स्नेह शब्द है इसका एक और अर्थ जो है तेल भी होता है। स्नेह क्या है? प्यार, प्रेम, लगाव, इसी को हम लोग अनुराग, प्रीति, प्रणय, भक्ति, भक्ति के लिए भी तो भाई आप लोग अनुरागी शब्द लिखते हो ना, या जो है हर्ष, आनंद, ठीक है, राग, ये सब का इस्तेमाल कहां करोगे? आप स्नेह के लिए करोगे, लेकिन स्नेह का एक और अर्थ जो है वो तेल से भी है, तो इसका राइट आंसर लिख लेना आपको ऑप्शन नंबर ए। फिफ्थ पे आओ फटाफट। सकल और शकल, है ना, सकल और शकल, इसमें इसका अर्थ क्या है? सकल का मतलब क्या है? अबे कुछ नहीं याद करना था मेरे भाई, तो ये याद कर लेता ना कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी अगर आपने पढ़ा है इसी को याद कर लो ना। और जीडीपी में जब हम सकल घरेलू लिखते हैं तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक लिखते हैं, और जहां ग्रॉस लिखा तो ग्रॉस मतलब ओवरऑल, पूरा, संपूर्ण, तो इसलिए आप लोग इसको गैस भी करते तो भी ये संपूर्ण हो जाता है, समझ रहे हो। और बाकी जो है शकल का मतलब क्या है? अंश। तो ये इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते थे, लेकिन इतना नहीं, कई बार हमारा जो है मस्तिष्क काम करता, तो ठीक है, फिर रटने वाला ही विषय है। सकल और शकल में क्या है? संपूर्ण और अंश है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। नद्यागम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? अब देखो, नद्यागम को आप चाहो तो यूं भी लिख सकते थे, नद्यागम, है ना, ये भी लिख सकते थे। अब यहां पर देखो क्या आ रहा है? नदी, धन, आगम, तो क्या हो गया? नद्यागम, यानी कि बड़ी ई प्लस आ, और ई प्लस आ आएगा तो या, या, और जहां पर या का उच्चारण होगा वहां पर संधि कौन सी बनेगी? यण संधि बनेगी। तो आप खुद सोचो, नद्यागम में कौन सी संधि है? जल्दी से, यण है, कंफर्म्ड, रिपीट करो, कंफर्म्ड, ई प्लस आ क्या बन रहा है? या, और या में क्या बनेगी? यण संधि बनेगी। तो नद्यागम में यण संधि प्लस, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ और तो नहीं लिखा था? डी तो नहीं लिखा ना? चलिए, इसका ऑप्शन नंबर जो है बी आ जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द जो है वो तद्भव नहीं है? तत्सम और तद्भव कितनी बार पढ़ लिया? तत्सम मतलब उसी के जैसा, किसके जैसा? संस्कृत के जैसा, और तद्भव मतलब उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो अब इसमें बताओ कि ऐसा कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है, मतलब वो तत्सम है, जो संस्कृत में भी सेम ही प्रयोग में आता रहा होगा, है ना? कौन सा शब्द? तो क्या बोला आपने? कार्य, बहुत बढ़िया, क्योंकि कार्य का अगर आपसे कोई तद्भव पूछे तो कार्य का तद्भव हो जाएगा काज। नहीं बोलते कि भाई इस पर तो कोई काम काज है नहीं, इस पर तो कोई काम कार्य है नहीं, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो काज शब्द का आज हम लोग जो है प्रयोग करते हैं, जो कि तद्भव के रूप में आता है। और बाकी हमारे पास में ये क्या है? ये है हमारे पास में, दैट इज कार्य। ठीक है, चलिए अब बताओ कसौटी क्या है? तद्भव है, तो कसौटी का तत्सम क्या होगा? ये बता दीजिए, बस मजेदार है। इसको कहते हैं कर्ष कपट्टिका। कर्ष कपट्टिका, कर्ष कपट्टिका का मतलब है कसौटी, कसौटी जिंदगी की, है ना? तो कसौटी है ये, क्या है ये? कसौटी, यानी कर्ष कपट्टिका। काठ का तो सबको पता है, काठ मतलब लकड़ी, और लकड़ी के लिए तत्सम यानी संस्कृत शब्द क्या आएगा? काष्ठ आएगा, है ना? काष्ठ, काष्ठ कहना है, काष्ठ मत लिख लेना, काष्ठ। और कहानी के लिए क्या आएगा? लव कुश का वो गाना नहीं सुना, हम कथा सुनाते, है ना? तो कहानी का होता है कथा, कथा, है ना? श्रीमद् भागवत की कथा होती है कि कहानी? कथा होती है, तो इसके लिए जो है कथा शब्द सही है। और जो तद्भव नहीं है वो क्या नहीं है? कार्य, तत्सम है, और इसका तद्भव हो जाएगा काज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाओ। जंगल शब्द का क्या पर्यायवाची नहीं है? ऑब्वियस है सर, जंगल का क्या नहीं होगा? कौमुदी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौमुदी किसका पर्यायवाची है? हाँ हाँ बोलो। नहीं, चलो एक और उदाहरण देता हूं, उसी का है चंद्रकला। अरे रोशनी, चांदनी, चांद की चांदनी। तो कौमुदी का मतलब किससे है? ये मतलब है यहां पर चांदनी से, इसका मतलब है चंद्रकला से, इसका मतलब है रोशनी से, इसका अर्थ किससे है? रोशनी से है ना? इसका अर्थ है ज्योत्सना से, चंद्रिका, चंद्रकला, है ना?
तो ज्योत्सना भी रोशनी के लिए आता है, ज्योत्सना ये भी किसका है, ये भी चांदनी या कौमुदी का है, ठीक है। चलिए ये भी जो है कौमुदी का है, ये उनको दे। चलिए ठीक है, क्या आ गया इसका, चंद्रिका, चंद्रकला, रोशनी या चंद्रातप। चंद्रातप भी इसी के लिए आता है, किसके लिए, कौमुदी के लिए, चंद्रातप, है ना। तो ये हो गया आपका चंद्रमा का, चंद्रमा नहीं चांदनी का, चंद्रमा अलग है चांदनी अलग है, समझ रहे हो। चलिए बचा क्या, कांतार, कांतारा मूवी देखी, जंगल पे ही बेस्ड है, तो कांतारा, कांतार ऐसे भी याद रख सकते थे, है ना। अरण्य तो खैर जंगल है ही, हिस्ट्री में ही अरण्य पढ़े होंगे, तो जंगल बुक तो वो भी है ही। और कानन, कानन भी क्या है, जंगल के लिए है। अब वो मत कहना कानन कुंडल कुंचित के साथ, वो अलग चीज है। यहाँ पर कानन का अर्थ किससे है, जंगल से। जंगल को एक और शब्द कहते हैं, बताओ, विपिन, बहुत बढ़िया। आप जंगल को क्या कह सकते हैं, विपिन। अभी अभी कुछ दिन पहले जब मैंने आपको वक्रोक्ति अलंकार पढ़ाया था, तो वहां पर बोला था, है ना, वहीं पर बोला था वक्रोक्ति में कि ले जाओ फिर विपिन में धेनु, है ना। तो इसके लिए जो है विपिन आ सकता है। इसके अलावा अटवी आता है, दाव आता है, वन आता है, गहन आता है, तो गहन लिख लीजिए। अटवी आता है, वन तो ऑब्वियस है, वन तो आएगा ही, अंग्रेजी में बोलना तो फॉरेस्ट भी बोल देना। तो ये सब किसके हैं, जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो 8वें का राइट आंसर क्या लिखना है, डी लिखना है, ठीक है। चलिए मानसी आप यहां से स्टार्ट करना, इससे पहले के आंसर आपको बता दी जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। कौन सा सही विलोम शब्द है। अब ये तो भाई आप विश्वास रखिए, ये तो बहुत ईजी है ना। तो विश्वास का अपोजिट होता है अविश्वास। अच्छा, प्रतिकूल का अपोजिट क्या है, अनुकूल है ना। अब यहां पर बताओ दुकूल, दुकूल का, अच्छा दुकूल का मतलब क्या है पहले बताओ। दुकूल होता है मुलायम, सॉफ्ट, और मुलायम का अपोजिट क्या होगा, कर्कशा। तो दुकूल का जो अपोजिट होता है ना, वो होता है कर्कशा। एक बार जरा मोबाइल पे देखना, ये दिख रहा है इतना, यहां लिख रहा हूं, दिख रहा है ना। चलिए तो इसका अपोजिट क्या होता है, दुकूल का कर्कशा। अविनाशी, जिसका विनाश न किया जा सके वो क्या है, वो अविनाशी है। तो अविनाशी का अपोजिट विनाशी, बस आ हटा दो इसमें। तो इसका अपोजिट पूछता तो हम लोग लिखते विनाशी। ऐसा ही अजर का अपोजिट क्या हो गया, अब अमर मत कहना, अजर यानी जर, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जर, है ना। अच्छा, सत्कर्म का अपोजिट क्या हो गया, चलो कुकर्म, या फिर जो है दुष्कर्म जो होता है। तो सत्कर्म का उल्टा होता है कुकर्म, कहते हैं ना ये बड़ा कुकर्मी व्यक्ति है भाई। और निष्कर्म, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, निष्कर्म, इसका हो जाएगा सकर्म। निष्कर्म का अपोजिट हो जाएगा सकर्म। तो हमसे पूछा था सही विलोम शब्द क्या है, तो विश्वास का अविश्वास होता है, ये इसका सही जवाब था। 9th का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। डन है। चलिए 10th क्वेश्चन पे आओ। लिख दिया था ना मैंने, मिटा दिया, बाद में अब रिकॉर्डेड देख लेना, ठीक है। चलिए 10th में आओ। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। कुछ लोग मिष्टान के प्रिय होते हैं, जैसे कि मैं ना, देख लो भाई मेरा साइज। महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव जी की महिषी थी, है ना। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है, वे ग्राम जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। बताओ कौन सा सही लिखा है, ए सही है। सुनो मेरी बात, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय क्यों लिखना है भाई, ये गलत है। आप लोगों को ये लिखना चाहिए कि कुछ लोग मिष्ठान प्रिय। अब मिष्ठान के प्रिय नहीं लिखेंगे ना, मिष्ठान प्रिय आएगा, कि मिष्ठान प्रिय होते हैं, ये यूं आना चाहिए था। तो पहला तो गलत है मोहित। तीसरा देखते हैं, चलो। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता, अरे उपेक्षित कैसे होगी, अपेक्षित होती है, ये अपेक्षित होना चाहिए, उपेक्षित नहीं, गलत हो जाएगा, हटाओ इसको। वे ग्राम जनता को, अच्छा ग्राम जनता होता है ग्रामवासी, ग्रामवासी होता है, तो भाई आप ये लिख सकते हैं कि वह ग्राम वासियों को जगाने के लिए प्रयासरत हैं, तो इसका ये होना चाहिए, यानी कि ये भी गलत है। अब बचा कि महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो ये शुद्ध वाक्य है, और बाकी के 3 जो है अशुद्ध वाक्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए लिख दिया, डन। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये बड़ा हैंग मार रहा आजकल, क्या हो गया इसको। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ाओ तो जरा, क्या है।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। आज ये फॉर्मेट मानना पड़ेगा ना, बहुत टाइम से इसको अपडेट नहीं किया है। ये बेचारा भी कह रहा है कि मालिक जल्दी खाली करो मुझे। क्या था 47 49 क्वेश्चन नंबर 8 9 11। क्या बात है भाई, बढ़िया चल रहे हो आप, बढ़िया बढ़िया जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ जरा। क्या था देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है। तो चुनो जरा, इसमें अशुद्ध कौन सा है। देखो, विज्ञा तो होता है, अनविज्ञा भी होता है, या फिर अविज्ञा भी होता है। अब देखो, विज्ञा का उल्टा कई लोग, सॉरी, विज्ञा का उल्टा विज्ञा नहीं लिखेंगे, विज्ञा कुछ नहीं होता ना, या तो अच्छा विज्ञा ही अभिज्ञा है ना, तो विज्ञा जैसा कुछ नहीं होता, उसके लिए अभिज्ञा आता है ना, तो अभिज्ञा हो सकता है, न बल्कि विज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये गलत है, बाकी सब जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ बिल्कुल सही है जी। पेट पर लात मारना यानी किसी को बुरी तरीके से पीटना, ऐसा नहीं होता ना। पेट पर लात मारना मतलब किसी का रोजगार छीनना, किसी की रोजी रोटी छीनना। अब मेरा काम है जी हिंदी पढ़ाने का। अब सावन आएंगे, आगे बोलो सर को हटाओ जी मैं ही पढ़ा लूंगा आपको, तो मैं बोलूंगा ना यार सावन क्यों मेरे पेट पे जो है लात मार रहे हो। तो सच में नहीं कि सावन मेरे को लात मारेंगे, है ना, ऐसा नहीं करेंगे ऑब्वियस है। तो इट मीन्स वो क्या है, वो मेरी रोजी रोटी छीन रहे हैं, जिस पर मैं टिका हूं, जहां से मेरी आजीविका हो रही है, आप उस आजीविका को छीन दे रहे हो। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि उसने यार जो है मेरे पेट पे लात मार दी, तो ऐसा सच में नहीं कि लात मार दे आप भड़कने चलेंगे। तो हमें सही पकड़ना था, ये गलत है। तो ये क्या था, ये तब होता कि किसी की रोजी रोटी छीनना। पहाड़ टूटना यानी अतिवृष्टि होना, बहुत ज्यादा बारिश होना, ओला गिरना नहीं। पहाड़ टूटना मतलब मुसीबत आना, संकट आना। तो भाई कहते ना कि मुझ पर जो है मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, या मुझ पर पहाड़ टूट पड़ा है, तो ऐसा सच में नहीं कि पहाड़ टूटा, ये मुसीबत आना है। बगलें झांकना यानी इधर उधर देख कर चलना। सोचो, बगलें झांकना का मतलब क्या है, इधर उधर देखना नहीं, इधर उधर देखकर चलोगे गिर जाओगे। सही भावार्थ निकालो बगलें झांकने का क्या हो सकता है। अरे भाई आंसर दो, बगले मत झांको। ये मैं कह सकता हूं कि उत्तर दो, बगले मत झांको, मतलब जवाब ना दे पाना। आप गए थे इंटरव्यू में, एग्जामिनर ने आपसे कुछ पूछा, आप तो वो बोलेगा ना भाई बगले मत झांको, बगलें हमारी बगलें होती है ना, तो ऐसे जब हम गर्दन करते हैं कि मतलब हम जवाब नहीं दे पा रहे, उत्तर नहीं दे पा रहे, तो इसका मतलब क्या है, इधर उधर देखकर चलना नहीं, बल्कि उत्तर न दे पाना या जवाब न दे पाना। जैसे अभी आप बगलें झांक रहे थे, है ना, और तब क्या बचा कि नाक का बाल होना, यानी कि अत्यधिक घनिष्ठ और प्रिय व्यक्ति होना, उसको कहते हैं भाई ये तो नाक का बाल है। तो सही जो अर्थ है वो ऑप्शन नंबर डी का है, बाकी 3 जो है गलत है। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना, ठीक है, हटा दूं, चलो भाई बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13, जो जाकर पुनः आ गया हो, वाक्यांश के में उसके लिए सही शब्द क्या है। प्रत्यागत, प्रत्यागत ऑप्शन सी बिल्कुल सत्य है। अच्छा बताओ, पुनरुक्ति मतलब कोई वाक्य जब बार बार दोहराया जाए, कोई शब्द जब बार बार दोहराया जाए, किसी बात को बार बार दोहराया जाए तो वो पुनरुक्ति होता है। इसके लिए पुनरुक्ति सूचक शब्द भी आते हैं ना, संविधान संशोधन ऐसा। तो पुनरुक्ति मतलब जो बार बार दोहराया जाए। पूर्वोक्त नाम देखो, पूर्व धन उक्त, उक्त का मतलब कथन, यानी कि पहले कहा गया कोई कथन जो होता है उसको आप लोग पूर्वोक्त कह सकते हैं, कि पहले जो कहा गया था। जैसे उपरोक्त लिखते हैं ना कि ऊपर कही हुई बात, वैसे पहले कही हुई बात जो है वो पूर्वोक्त हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रवासी, महात्मा गांधी जी आए थे 9 जनवरी को भारत वापस, तब से हमने प्रवासी दिवस मनाना शुरू कर दिया। तो प्रवासी अपने वास से हटकर कहीं और रहता हो, जैसे कोई विदेश में रहता है तो उसके लिए भारतीय वो प्रवासी हो गया, है ना, वो माइग्रेंट हो गया, तो क्या हो गया वहां पर प्रवासी। और प्रत्यागत मतलब जो जाकर पुनः आ गया हो, वो क्या है, वो प्रत्यागत है। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है, पहले ये बताओ, कल ही पढ़ा हमने, अच्छी बात है कल ही पढ़ा। ऑप्शन सी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा, वह पुस्तक राम की है, इसमें देखो मैंने क्या कहा था, सामान्य या सरल वाक्य किसे कहते हैं। सर सरल वाक्य मतलब जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो, उद्देश्य मतलब कर्ता, है ना, कर्ता एक हो, तो वह पुस्तक जो है राम की थी, इसमें बिल्कुल सरल वाक्य आएगा। ठीक है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसमें कौन सा है, इसमें भी सरल वाक्य साधारण वाक्य है। और अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, इसमें क्या है,
इसमें भी सरल है। तो तीनों में सरल वाक्य है, बस एक ही में है मिश्र कि जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आए, जब तब इत्यादि का प्रयोग होता है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आइए। संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग तो जरूर है, लेकिन अगर संबंध बोधक हम चिन्ह को भी उठाएं, ए आएगा इसमें, डी है ना। मैं काम के पीछे आया था, है ना, मैं काम के पीछे आया था। लेकिन मैंने आपसे कहा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें ए को भी अगर हम थोड़ा इसकी खाल खींचे ना, बाल की खाल खींचे, तो फिर ए भी आ सकता है। देखो, जहां पीछे शब्द लिखा हो वहां संबंध होता है। तो पीछे शब्द ए में भी है, पीछे शब्द इसमें भी है। तो मैं इसको थोड़ा सा ये बता रहा हूं कि जहां पर हम लोग विभक्ति चिन्ह ले, संबंध क्या था, का, के, की, रारेरी। तो यहां पर मैं काम के पीछे आया हूं, है ना। तो भाई जो है काम के साथ में संबंध दर्शाया जा रहा है कि मैं काम के पीछे आया हूं, तो इसलिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। और ए में भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हो आप लोग, लेकिन डी इसका आंसर लिख लेना है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर डी। आसन्न भूतकाल, आसन्न मतलब मैंने कहा था कई बार हिंदी याद न रहे अंग्रेजी पढ़ लो। रिसेंट पास्ट, अगर भूत पूछा वर्तमान, भूत पूछा ना, तो रिसेंट पास्ट है, अभी अभी। सर आम खाओगे? नहीं नहीं, मैंने आम खाया है। तो मैंने आम खाया है का ये मतलब नहीं कि मैंने 3 साल पहले आम खाया था या मैंने परसों आम खाया था, नहीं। आप आम खा रहे थे बढ़िया रंग से, आपने कहा सर लीजिए आम खाइए, मैंने कहा मैंने आम खाया है, यानी मैंने अभी अभी खाया, आप लोग खाइए। तो मैंने आम खाया है, इसमें क्या आएगा? इसमें रिसेंट आएगा। अच्छा, वह आया था, इसमें क्या हो सकता है? ये पूर्ण भूतकाल है, वह आया था पूर्ण भूतकाल है। चलो, तू आता तो मैं जाता, पहले बताओ ये भविष्य है या वर्तमान है या भूत है? तू आता तो मैं जाता, भाई तू आता तो मैं जाता, संभाव्य, वर्तमान। तू आता तो मैं जाता, दो वाक्य टिके हैं, तू आता तो, ये हेतु हेतु है, बहुत बढ़िया। तो ये हेतु 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 3 बार मत कहना, हेतु हेतु भविष्य है 2 बार, है ना। अच्छा बताओ, मोहन आया सीता गई, मोहन आया सीता गई, भूत हो गया कि मोहन आया सीता गई, लेकिन सामान्य भूत आएगा। तो इसमें कौन सा भूत आएगा? मोहन आया सीता गई, सामान्य भूत। और जो हमसे वाक्य में पूछा आसन्न, वो ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। थोड़ा और जल्दी बढ़िए भाई। नेक्स्ट आओ, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग? पूर्वकालिक क्रिया समझते हैं ना, जहां पर एक क्रिया को संपूर्ण करके तुरंत, तुरंत याद रखना, दूसरी क्रिया शुरू की जाती है, तो पहली क्रिया को हम कहते हैं पूर्णकालिक क्रिया। मैं क्लास पढ़ाकर चाय पीऊंगा, पढ़ाकर चाय पीऊंगा, तो उसमें पढ़ाकर क्या हो गया? पूर्व हो गया। मैं नहाकर पूजा पाठ करूंगा, तो नहाना अलग क्रिया है, पूजा पाठ करना अलग क्रिया है, लेकिन तुरंत हो रही है, तुरंत हो रही है कि मैं नहाकर पूजा पाठ करूंगा, मैं नहाकर खाना खाऊंगा, ठीक है, मंदिर जाकर सत्संग सुनूंगा, जो भी है। तो वहां पर क्या है? तुरंत। तो वह नहाकर पढ़ेगा, तो नहाना एक अलग क्रिया है, नहाना क्या है? नहाना एक अलग क्रिया है। और पढ़ना, पढ़ना क्या है? अलग क्रिया है। तो लेकिन तुरंत हो रहा है कि नहीं, कि वह नहाकर पढ़ेगा, इसमें पूर्ण रूप से पूर्वकालिक है। रेलगाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी थी, अब यहां पर तो नहीं है, यहां पर होगा नहीं होगा ना, आप खुद सोचो। इसके अलावा थोड़ी देर पहले पानी बरस रहा था, इसमें भी नहीं होगा, है ना। घंटा लगते ही वह चल पड़ा, नहीं भाई, इसमें भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, यानी जहां पर किसी एक क्रिया को संपन्न करके तुरंत दूसरी क्रिया शुरू कर दी जाए, तो वो जो पहली क्रिया थी उसको कहते हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। चले 18वां क्वेश्चन पे आओ, समुदायवाचक विशेषण। अब समुदाय क्या है? अच्छा ये बताओ, प्रत्येक में होगा कि नहीं? हाँ या ना? प्रत्येक मतलब हर एक, एक 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 एक, तो ये तो संख्यावाचक है, प्रत्येक तो संख्यावाचक है ना। दूना, दूना क्या है? ये भी संख्यावाचक है, आवृत्ति में आता है तो आवृत्ति संख्यावाचक आएगा। और तीन क्या है? तीन तो है ही संख्या, हाँ क्रम में आ जाएगा, 1 2 3 है ना, वो क्रम में, लेकिन संख्यावाचक की मतलब आप भाग बता रहे हो। और चारों जब पूछेगा तो चारों क्या है? ये समुदायवाचक की बात करता है, चारों का, तो चारों का एक समुदाय है ना, तीन नहीं, तीनों अगर होता तो हम लोग कह देते, लेकिन चारों लिखा हुआ तो चारों क्या है? ये संख्यावाचक ना होकर ये जो है समुदायवाचक विशेषण को दिखाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 19। इस वाले में थोड़ा हिंदी आसान लग रही है आपको भी और मुझे भी ना। चलो लेट्स सी, इनमें से निजवाचक, निज, निज पर्सनल, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ? आज अपनापन कहाँ है?
यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। यह मेरी निजी पुस्तक है, अपनों से क्या छिपाना, अपनों से अपनी खुशी छुपाना भाई, वरना आपको दुखी करने के लिए बहाने ढूंढेंगे। यह काम मैं आप कर लूंगा। अब आप शब्द जो इसमें आप, तो आप किसके लिए है, निज के लिए। आप मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बात कर रहा हूं, ये सर्वनाम में आप पुरुष पे मत चले जाना ना। यहां क्या है, यहां देखो आप, जैसे निज, स्वयं, आप, खुद, स्वतः, तो ये सब किसके लिए आते हैं, निजवाचक के लिए आते हैं। यह कार्य मैं स्वतः कर लूंगा, यह कार्य मैं आप कर लूंगा, यह कार्य मैं खुद कर लूंगा। तो इसके लिए क्या आएगा हमारे पास में, इसके लिए आएगा निजवाचक सर्वनाम। सो इट मींस कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन आओ हिंदी में, शक्तिमान, शक्तिमान है ना, और एक था किल्विश, अंधेरा कायम रहे, और क्या क्या था भाई, गंगाधरी शक्तिमान है। चलिए, तो शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या है, शक्ति मानी, नहीं भाई नहीं मानी। शक्तिमाती नहीं आती, शक्तिमती बिल्कुल सही होती। तो इसका राइट आंसर लिखो ऑप्शन नंबर बी, शक्तिमती। तो ये पहले तो मेरे 20 क्वेश्चन हो गए हिंदी के। अब जल्दी से जीएस वाले पे चलो, है ना, और उत्तराखंड तो फिर अभी सर आएंगे तो सर आपको करवा देंगे। सीधे बात करेंगे 61st क्वेश्चन पे, 61st क्वेश्चन पे। चलो थोड़ा सवालों पे वापस, 61st पे चलना, ठीक है। 61वां सवाल, यो चिरे, चलो आ जाओ। Which of the following Gupta rulers issued Ashwamedha types of coins? अब ये थोड़ा अच्छा सवाल है, डिटेलिंग है लेकिन मजेदार है। पूछ रहा है कि अश्वमेध प्रकार के सिक्के किसने जारी किए। देखो, आपने चंद्रगुप्त प्रथम भी पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है, 319 से लेकर 335 तक इसका कार्यकाल था। लेकिन मैंने कहीं शायद आपको ये पढ़ाया हो कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए, नहीं किए, बल्कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जो सिक्के जारी किए थे वो थे राजा रानी प्रकार के सिक्के, राजा रानी प्रकार के सिक्के, किंग क्वीन टाइप्स ऑफ कॉइन। और इनकी क्वीन कौन थी, कुमार देवी। तो इन्होंने कुमार देवी प्रकार के सिक्के जारी किए थे। इवन इन्होंने जो है राजा राम प्रकार के सिक्के, प्रभु राम के लिए राजा राम प्रकार के सिक्के भी इसने जो है जारी किए थे। लेकिन उसने कोई भी जो है कौन सा सिक्का नहीं जारी किया, अश्वमेध का। क्या समुद्रगुप्त ने अश्वमेध का सिक्का जारी किया, रुको, इसकी तो टाइटल ही अश्वमेध करता है, तो ये अश्वमेध करता होने के नाते अश्वमेध प्रकार का सिक्का जारी करता है। आप भूलना मत, समुद्रगुप्त ने कम से कम 6 से 7 प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे गरुड़ प्रकार का सिक्का है ना, अश्वमेध प्रकार का सिक्का जो कि हमने लिख दिया, बीणा वादन प्रकार का सिक्का, व्याघ्र हनन प्रकार का सिक्का, परशु प्रकार का सिक्का, और एक और याद दिलाओ, कांच भी इसी का था। बहुत बढ़िया, कांच प्रकार के सिक्के भी जो है वो यही व्यक्ति, और इसके अलावा कुछ और, परशु बोल दिया मैंने, बैटल एक्स, तो जैसे परशु प्रकार के ना, ईटीसी। तो ये सिक्के जारी कौन करता है, वो करता है समुद्रगुप्त, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अब आती है बात चंद्रगुप्ता सेकंड, क्या चंद्रा ने जो ये सिक्के जारी किए हैं, यस एंड नो। चंद्रगुप्त का नाम विक्रमादित्य भी था, शकारी भी था, लेकिन हमने इसमें अश्वमेध प्रकार के सिक्के नहीं पढ़े, बल्कि अश्वमेध प्रकार का सिक्का जो जारी करता है वो कुमार गुप्ता करता है। हाँ, वही कुमार गुप्ता जिसने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय जो है, इस नालंदा विश्वविद्यालय का भी गठन किया था। ठीक है, क्या यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, हाँ या ना में आंसर दीजिएगा, है ना, आ जाएगी ना, ठीक है। और इसने जो है कुमार गुप्त ने अश्वमेध के अलावा एक और सिक्के चलाए थे, अभी आप बता रहे थे सावन, मयूर प्रकार के सिक्के, तो मयूर अंकन के सिक्के जारी करने वाला भी यही। अच्छा, एक और चीज, जो कुमार गुप्ता का पूरा शासन काल था, इस शासन काल में इसकी जितनी भी जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है मंदसौर अभिलेख से। और मंदसौर अभिलेख किसने लिखा था, वत्स भट्टी ने। तो वत्स भट्टी जो था, उसके मंदसौर अभिलेख में पूरी जानकारी है कुमार गुप्ता की, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया। तो इट मींस इसका राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 2 और 4 अगर किधर है, लो जी, डी में ही होगा फिर ना, क्योंकि इन 3 में तो है नहीं, डी में है, चेक करो। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखो, 2 और 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। ये कहानी सुना सुना के ना मैं थक चुका। आप लोगों ने एक कथा का, एक नाटक का नाम सुना है, जिस नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, और देवी चंद्रगुप्तम जो है नाटक, ये लिखा किसने है,
वही व्यक्ति जिसने मुद्रा राक्षस लिखी, यानी विशाख दत्ता जी ने लिखी है। और विशाख दत्त अपने इस देवी चंद्रगुप्तम में किसकी जानकारी देता है? देखो ना, देवी, देवी मतलब कौन? ध्रुव देवी। ये कौन है? ध्रुव देवी। और चंद्रगुप्तम में कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इनकी कहानी है। अब कहते हैं कि जब समुद्रा की डेथ हुई थी तो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए आए थे रामगुप्त, और रामगुप्त की वाइफ हुआ करती थी ध्रुव देवी। अब रामगुप्त के समय शकों ने हमला कर दिया, और जो शक किंग था, शक राजा था, उसने कंडीशन ये कह दी कि अगर आप अपनी वाइफ को मुझे सौंप दो तो मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा या मैं यहां से चला जाऊंगा। एंड उस समय रामगुप्त मान गया। कहा भाई वाइफ तो बहुत सारी होती थी उस समय, आज के जमाने की थोड़े ना कि बड़ी मुश्किल से एक शादी होती है उसको भी दे दो। तो उस समय जो है कई सारी महारानियां होती थी, तो उसने कहा ले जाओ, लेकिन होल्ड ऑन। तो इसी बीच उनका छोटा भाई आता है फ्रेम में, और वो कहता है कि भ्राता आप रुकिए, इसका भी कुछ ऑप्शंस निकालते हैं। तो कहते हैं कि चंद्रगुप्त जो थे द्वितीय, उन्होंने पूरा ध्रुव देवी का गेटअप लिया, वेशभूषा है ना, कुंडल नकली पहने होंगे, धोती साड़ी वगैरह जो पहनी हो गए, और शक जो है खेमे में चले गए। और शक खेमे में जाकर जो है उन्होंने क्या कर दिया, शक जो राजा था उनकी हत्या कर दी। वापस आए, वापस आकर कहा रामगुप्ता से कि भाई देखो मैंने शकों को डिफीट कर दिया मैंने। अब देखो उस समय क्या होता था, अगर सेनापति या राजा मारा गया तो सेना तो वैसे घुटने टेक लेती थी, वरना भाई एक अकेला व्यक्ति जाकर जो है सेना से बच के थोड़ा आएगा, लेकिन सेना गिव अप कर देती थी। तो ये वापस आए, रामगुप्त को समाचार देने गए, कहा भाई गले मिल, क्योंकि मैं जीत गया। और जो है भाई से गले मिलने के बहाने भाई को भी मार डाला। रामगुप्त की हत्या कर दी किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और तब शायद ये कहा होगा, मैं शायद कर रहा हूं ना, मुझे नहीं पता, ऐसे ही कहा कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी की सुरक्षा न कर सके उसके हाथों हम पूरे साम्राज्य, पूरे राज्य को कैसे सौंपते। उसका चैप्टर क्लोज। और बाद में स्वयं ध्रुव देवी से विवाह कर दिया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और ये जो कहानी है मैंने आज घर पे नहीं बनाई, कल सपने में नहीं देखी, ये किसने बोली हुई है? ये विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्तम में लिखी हुई है। सो इट मींस कि अपने भाई की हत्या करके किसको शासन मिला? तो वो है जी चंद्रगुप्त सेकंड। जल्दी से इसको मेंशन करके आगे बढ़े। क्लियर हो गया? नाइस। 63rd पे आओ। रैयतवाड़ी भी 2 दिन पहले वाली क्लास में पढ़ाया था। 3 सिस्टम्स इंडिया में चलते थे, मैं कई दफा बता चुका हूं। पहला आता था जमींदारी, जिसको इस्तमरारी सिस्टम या परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम कहते हैं। दूसरा आता है रैयतवाड़ी, और तीसरा आता है महालवाड़ी, महलवाड़ी या महालवाड़ी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम जो है 1793 में आया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस के समय ही आया था सिस्टम, होल्ड ऑन। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में, ठीक है, 1820 में। मद्रास की मैं बात कर रहा हूं, जबकि इससे पहले भी 1792 में ऑलरेडी जो है रीड लेकर आ चुका था, लेकिन वो इतना मतलब प्रख्यात नहीं था, इतना विस्तारित नहीं था, इसलिए रीड का नाम कमाता है। और इसको जो लाया था 1820 में, इसका नाम था टॉमस मुनरो। टॉमस मुनरो लेकर आया था। और महालवाड़ी सिस्टम था 1833 का, और इसको लेकर आए थे कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था। तो विलियम बेंटिक जो था इसको लेकर आया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इस व्यवस्था को लेकर आया था। बाकी मैंने किस एरियाज में था, कितने परसेंट पर कौन सा था, वो सब बताया। चलो बताओ, जमींदारी सिस्टम उस समय कितने प्रतिशत एरिया में हुआ करती थी? जमींदारी 19%, मात्र 19% पे। और सबसे ज्यादा थी रैयतवाड़ी, कितना? 51% पर। और तब बचा कुचा जो 29, 30, 31% है, उसमें थी महालवाड़ी सिस्टम। सिस्टम सबको पता है। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था? देखो, कंपनी को जाना था लगान, तो लगान कौन भेजेगा? एक किसान भेजेगा, और के भेजेगा किसको? कंपनी को। लेकिन वो डायरेक्ट कंपनी में नहीं जाता था, वो अपना लगान जमा करता था जमींदार को, और जमींदार इसमें से 1/10वां हिस्सा अपने पास रखता था, और जो इसको 1/11वां हिस्सा लिखना, और जो बचा हुआ 10/11वां हिस्सा होता था वो जाता था कंपनी को। ये सीधे सीधे यूं कह लीजिए आम अर्थों में कि 10% वो अपने पास रखेगा, और बाकी का जो भी होगा 90% वो दे देगा कंपनी को। कौन? जमींदार। फिर बीच में क्या हुआ? रैयतवाड़ी में जमींदार हटा दिए, अब किसान स्वयं जाकर किसको देगा लगान? कंपनी को। और यहाँ महालवाड़ी में क्या हुआ? एक पूरे गांव को एक यूनिट माना गया, और उस गांव में जो है वहां के मुखिया के पास जमा किया जाएगा, और वो लेकर जाएगा फिर जो भी रेवेन्यू होगा। तो महालवाड़ी सिस्टम था। ऑप्शन क्या लिखेंगे इसका? बी लिखेंगे अगर रैयत पूछा। रैयत शब्द का ही मतलब किसान होता है जी, किसान की बात चलती है। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने 5 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस, नहीं 5 फरवरी मत कहना है ना, ये 12 फरवरी को लिया था। अगर असहयोग आंदोलन वापस लेने की बात करेगा तो 12 फरवरी, और 5 फरवरी की जो मैं बात कर रहा हूं वो चोरी चुपके से सुनो, वो क्या था? वो था 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास में जो चोरी चोरा नामक जगह थी,
यहां पर पुलिस कर्मियों और जो हमारे आंदोलनकारी थे इनके बीच में झड़प हुई, और ये झड़प इतनी भीषण थी कि आंदोलनकारियों ने पुलिस स्टेशन जला डाला। उन्होंने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, अनु मलिक की तरह, है ना। और उन्होंने जब आग लगाई तो उसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इस बात से बापू थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि क्षुब्ध हुए थे। क्यों हुए थे? देखो, उनका हथियार था अहिंसा, कि भाई हम नॉन वायलेंस के साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ वायलेंस हो गया और अंडर बापू हुआ। बापू के ही तो मतलब लीडरशिप में हुआ था असहयोग आंदोलन। कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को, ऑन द डेट ऑफ द डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक जी। तो उस दिन ये शुरू हुआ और 12 को जो है 12 फरवरी 1922 को ये रोक लिया गया, सस्पेंड कर लिया गया, कुछ समय के लिए जो है स्थगित कर लिया गया। तो वो ये थी। बाकी तो सबको बताए। चलो बताओ, बॉम्ब ब्लास्ट इन सेंट्रल असेंबली। दो बड़े महान व्यक्ति हमारे भारत के, बटुकेश्वर दत्त जी और हमारे भगत सिंह जी। अब इन्होंने बम किस दिन फेंका था? अप्रैल 1929। एग्जैक्टली डेट बता पाओगे किस दिन है अप्रैल को? हाँ, 20 नहीं, कमाओ। 8 को भी नहीं, हाँ 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1929। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था सेंट्रल असेंबली के ऊपर बम। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। बाकी की कहानी सुननी है मुझे। मैंने पहले भी कहा था किसी मूवी को प्रमोट करने का कोई इनाम नहीं मिलता। इतना बड़ा मेरा चैनल है नहीं कि मैं प्रमोट करूं तो मुझे पैसा आएगा, समझ रहे हो, अभी स्टार्टिंग है। लेकिन मैंने अभी बताया था आपको, परसों ही मैंने केसरी चैप्टर 2 देखी है, जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर पर बनी है मूवी। आई मस्ट सजेस्ट कि आप देख लो, घर में देखना, जाने की जरूरत नहीं हॉल वॉल में, तो उसमें जरूर देखना, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जो शायद बुक्स में भी ना हो और वो बताए गए हैं। और अब देखो, पहले कहते थे हम कि जो पैट्रियोटिक मूवीज बनती हैं उनमें थोड़ा मसाला ज्यादा डाल देते हैं, अब नहीं। अब जनता जनार्दन है और जनता अवेयर है। अगर एक भी आपने उटपटांग चीज डाली मूवी में तो जनता को पता चल जाएगा, बॉयकॉट कर देगी या फिर एक्शन लेगी। तो इसलिए सत्यापित घटनाओं पर बताया जाता है। तो उसमें अक्षय कुमार जी ने रोल प्ले किया है, कर दो रिवील, मतलब ऐसा बोले ऐसा कि हमें अभी सस्पेंस में रहने दो ये सो। तो उसमें वो सर शंकरन नायर बने। तो किस तरीके से हमारे सर शंकरन नायर जी ने अभियान छेड़ा था, जलियांवाला बाग मैसेकर की घटना को सबके सामने लाने की मुहिम छेड़ी थी, तो वो सब उस मूवी में दिखा रखा है। खैर, बाकी तो मैंने आपको कई दफा ही बता रखा कि क्या था जलियांवाला बाग मैसेकर, क्यों हुआ था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ में हम लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, देशव्यापी हड़तालों का आयोजन करवाया जा रहा था। उस समय फिर जो है योजना बनाई गई कि हम देशव्यापी जब हड़ताल करेंगे तो अलग अलग कोने से अलग अलग मतलब जो है लीडर्स आकर सहयोग करेंगे। और जो है इसी समय अमृतसर से डॉक्टर सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किचलू साहब, इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। यहाँ बापू की गिरफ्तारी दिल्ली के पास हो गई थी। तो इनको कैसे छुड़ाया जाए, रॉलेट एक्ट के खिलाफ कैसे विद्रोह किया जाए, हम शांतिपूर्ण एक सम्मेलन कर रहे थे। इतने में जनरल डायर आता है और गोली के आदेश दे देता है, और वही मैसेकर जो है भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग मैसेकर कहलाता है। चलो भाई, काकोरी ट्रेन जो है लूटी गई थी डैश अगस्त 1900, 5 अगस्त नहीं, थोड़ा आगे बढ़ो, 5 अगस्त नहीं, अगस्त ठीक है लेकिन 5 नहीं, 9 अगस्त, 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, है ना, लखनऊ टू सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर जो ट्रेन थी वहां पर। तो 8 डाउन ट्रेन जो थी, जो लखनऊ से जा रही थी सहारनपुर की तरफ, उसको लूट लिया गया था काकोरी के पास में। अब यहां हमने क्या लिखा, काकोरी ट्रेन डकैती। डकैती नहीं लिखेंगे अब हम इसको काकोरी ट्रेन एक्शन लिखेंगे। डकैती तो अंग्रेजों के लिए थी ना, हमारे लिए थोड़ा वो डकैती थी। हमने तो अपना प्रतिक्रिया दी थी, हमने काकोरी ट्रेन एक्शन दिया था। ये मेरे शब्द नहीं है, यूपी गवर्नमेंट का कहना है कि आप इसको कांड मत कहो, आप इसको डकैती मत कहो, ये हमारा एक्शन था। और इस एक्शन के चलते हमारे बीच से देखो 4 कितने महान व्यक्ति थे जिनको फांसी मिली थी इस जो है ट्रेन जो है एक्शन के चलते। कौन कौन थे? रोशन सिंह जी, राम प्रसाद बिस्मिल, लाहड़ी, कौन से लाहड़ी? राजेंद्र प्रसाद, बताओ बताओ, राजेंद्र लाहड़ी, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल जी, ठीक है। एक हमारे हो गए अशफाक उल्ला खान। तो अशफाक उल्ला खान जी, इनको नहीं मिला था। भगत सिंह जी और भी थे इसमें, लेकिन वो थोड़ा इससे दूर थे, है ना, निकल गए थे यहाँ से। तो बस ये सब याद रखना। तो ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। काकोरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 65 पे आओ। जलियांवाला बाग मैसेकर के समय वाइसरॉय कौन था? अब देखो जी, आपको करना कुछ नहीं, इन वाइसरॉयज का एक बेसिक जो है आपको टाइम ड्यूरेशन याद होना चाहिए। अच्छा, रिपन तो आपके लिए इजी है। 1880 से लेकर 1884 में कौन था? रिपन था, जिसको भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं
और इन्हीं को भारत में सबसे लोकप्रिय वायसराय भी कहते हैं। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय भी लॉर्ड रिपन को माना जाता है कि लोगों में जो है काफी अच्छा था, प्रिय था। इसी के समय आप याद करो हंटर कमेटी का गठन हुआ था 1882 में, और वो हंटर कमेटी किस चीज के लिए थी? वो शिक्षा के लिए थी, एडुकेशन के लिए थी। इसी के समय 1881 में पहला कारखाना अधिनियम आया था, फर्स्ट फैक्ट्री लॉ जो है वो इसी के समय आया था, और इसी ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को बंद करवाया था, जो कि लॉर्ड लिटन ने शुरू करवाया था ना 1878 में, कि भारतीय समाचार पत्रों पर पाबंदी लगा दी थी, उसने ये सब पाबंदी यहां से जो है हटवा दी। अब आया था चैम्सफोर्ड। पहले इसका आंसर भी सुन लो, इसका राइट आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इस समय चैम्सफोर्ड ही था। और चैम्सफोर्ड का समय क्या है? 1916 से लेकर 1921 तक। तो 1916 से 1921 ये है। और जलियांवाला मैसेकर अभी अभी आपने कहा 1919 की घटना थी, तो इस समय कौन होगा? लॉर्ड चैम्सफोर्ड होगा। अच्छा, डलहौजी का नाम तो कई बार आपने सुन लिया, 1848 में बना था और लगभग 1856 तक इसका कार्यकाल था। सबसे बड़ा अगर मैं इसमें कहूं तो व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसी के समय की घटना थी। ठीक है, पहली जो है भारत में जो ट्रेन चली थी 1854 में, 54 में ही चली थी, 53 में आई थी, 1853 में, मुंबई से थाने, है ना। इसके अलावा डाक टिकट, इसके अतिरिक्त वुड्स डिस्पैच, पहली बार शिक्षा के लिए जो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कह लो, तो वुड्स डिस्पैच जो है वो इसी के समय आया था। और लॉर्ड इरविन का समय, बापू और इरविन की बातें ध्यान रखना, इसका समय कहां से कहां स्टार्ट होगा? 31 तक था, 31 से था, 31 तक था, बहुत बढ़िया। और कब से शुरू हुआ था? 1926। तो 1926 से 1931 की भी जो भी घटनाएं भी सब लिख डालो ना इसमें, जो भी आपको इस बीच की घटनाएं, साइमन कमीशन का 12 था ना 28 में, इसके समय की घटनाएं, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट का आना, है ना, या फिर जो है जैसे आपने कहा कि इस समय पहली और दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का समय, इवन पहली वाली जो थी वहां पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का समय जो है इसी के समय था। तो लॉर्ड इरविन के समय बापू की जो है मांगे, है ना, बापू ने अपनी 11 सूत्रीय मांगे किसके साथ सामने रखी थी? इरविन के सामने रखी। नहीं माना तो क्या चलाया? असहयोग नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया। तो ये सब इसी समय हो रहा था जी। गोपुरम अगर आपने देखा है ना, गोपुरम जो है ये किसमें है सर? ये द्रविडियन स्ट्रक्चर है, जहां पर गोपुरम होता है। गोपुरम क्या है सर? ये प्रवेश द्वार है। और दक्षिण भारत के जो आप मंदिर देखते हो इसमें एक विशाल प्रवेश द्वार होता है, ऊपर एक डोम स्ट्रक्चर होता है ना, इस तरीके से एक डोम स्ट्रक्चर होता है, तो वहां पर ये गोपुरम होता है। और गोपुरम मैंने जैसे कहा दक्षिण भारत में, यानी कि द्रविड़ जो कला है, द्रविड़ जो कला है किसकी? मंदिर बनाने की, उसमें गोपुरम जो है इसकी शुरुआत होती है। बाकी देखो नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर की स्थापत्य कला है इसको कहते हैं क्या? नागर शैली, ये नागर शैली है। और जो मध्य भारत में आता है वो नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर है, और उसको बेशर शैली के नाम से जानते हैं मध्य भारत के जितने भी मंदिर है। ठीक है, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। सो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और क्या होता है गोपुरम? तो ये जो है प्रवेश द्वार होता है, जहां पर जो है कई सारे देवी देवताओं की मूर्ति इत्यादि भी वहां पर बनी होती है। स्टेटमेंट वाइज वाला सवाल है भाई, पहला स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी से। महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित सांप्रदायिक अधिनिर्णय के खिलाफ अनशन पर गए, सही है। जब सांप्रदायिक पंचाट आया था तो सांप्रदायिक, हाँ, 16 अगस्त 1932 को, ठीक है, 16 अगस्त 1932, ठीक है। और सांप्रदायिक पंचाट कौन लाया था? सही जा रहे हो, बोलो बोलो, याद आएगा। मैकडोनाल्ड, कौन सा मैकडोनाल्ड? रैमसे मैकडोनाल्ड। तो उसने जो है जब सांप्रदायिक घोषणा की थी पंचाट की, तो उसके खिलाफ बापू जो है 20 सितंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? अनशन शुरू कर दिया। लेकिन 24 सितंबर 1932 को उनसे मिलने गए कौन? डॉक्टर बाबूराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। और भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ जिसको पूना समझौता कहते हैं। ऑप्शन बी पढ़े तो पूना समझौता का परिणाम एक संयुक्त निर्वाचन मंडल के रूप में सामने आया था, जिसमें दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ गई थी। यही तो था पूना पैक्ट। तो जो 24 सितंबर 1932 का पूना पैक्ट था, इस पूना पैक्ट में दो बातें थी। देखो, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था, यानी कि जो केंद्रीय विधान परिषद या विधान मंडल रहा होगा, इसमें तो फिक्स कर दिया गया कि 18% सीटें रहेंगी किसके लिए? डिप्रेस्ड सेक्शन है, दलित वर्गों के लिए। और जो राज्यों में था, जो प्रांतीय ये जो राज्य विधान सभाएं उस समय, विधान मंडल जो समय रहे होंगे, तो इसमें संख्या बढ़ी थी। पहले 71 सीटें हुआ करती थी, अब 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। और यही लाइन यहाँ पर लिखी है कि 147 की गई थी। मतलब दोनों ही कथन अपने आप में सही है, और दोनों एक दूसरे से रिलेट भी है। रिलेट कैसे?
पहले सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा, फिर जो है अनशन और उसके बाद में पूना पैक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू एंड द स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1 एंड दिस इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या लिख लेंगे आप लोग? ऑप्शन नंबर ए लिख लेंगे। चलिए थोड़ा और जल्दी आगे बढ़िएगा प्लीज। 78 का राइट आंसर बताओ। घास का मैदान क्या नहीं है? फैन नहीं है भाई, है ना? फैन कैसे हो गया? फैन तो आप हो जाओगे मेरे जब मैं इसको बताऊंगा, समझ लो। सावाना कितनी बार बता दिया? सावाना कहां पर है? अफ्रीका, बहुत बढ़िया। और कौन सा पार्ट अफ्रीका का? ईस्टर्न। ईस्टर्न अफ्रीका जो है वहां पर सवाना आता है। प्रेरीज कहां पर है? यूएसए, कनाडा, यानी कि नॉर्थ अमेरिका। चलिए, और स्टेप्स का? सेंट्रल एशिया। स्टेपीज के मैदान, स्टेपीज जहां से ये आए थे, आर्यंस आए थे, तो ये मध्य एशिया नहीं हो जाएगा हमारे पास में। कंपास पूछूंगा तो साउथ अमेरिका, स्पेशली ब्राजील वाला। ब्राजील वाला जो पार्ट है वहां पर, जो आप अर्जेंटीना कह रहे हो ना, यहाँ पर क्या मिलता है? पंपास मिलता है। तो पंपास अलग है, कंपास अलग है। लानोस, वेनेजुएला, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। इसी तरीके से बताओ सेल्वास, ठीक है, वो अमेजन बेसिन वाली जो है ना, अमेजन नदी वाला जो एरिया है वहां पर आता है सेल्वास। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया। वेल्ड, साउथ अफ्रीका, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो ये जो हो जाएंगे वो साउथ अफ्रीका हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ो। 69 क्वेश्चन, राइट आंसर मिल गया ना? ऑप्शन बी, जो गलत चुनना था, ऑप्शन बी। 79 में इंडस रिवर के बारे में पूछ रहा है। सिंधु नदी तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से निकलती है, ठीक है। झील पूछा है, मानसरोवर ठीक है, सही है ना? अगर ग्लेशियर पूछता तो क्या लगता हमें? चलो दो नाम है इसके, चेमा योंगडोंग, या इसी का नाम है बोखरचू। बोखरचू ग्लेशियर या चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है यहाँ से नदी, कैलाश पर्वत में ना, तो कैलाश मानसरोवर से निकलती है। चेमा योंगडोंग या बोखरचू से क्या? दैट इज सिंधु नदी। दूसरी बात, झेलम, रावी, सतलुज, सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं, तीनों ठीक है। अब बताओ ये दाहिनी ओर से आती है या बाईं ओर से? लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड? ये लेफ्ट है, बहुत बढ़िया। क्योंकि देखो ना, सिंधु नदी यूं ऐसे निकलती है, इस तरीके से आती है ना? और यहाँ अगर कैलाश मानसरोवर है तो जैसे यहां से जब मिलती है, ये आती है कौन सी नदियां? ये आती है आपके पास में, जैसे सतलुज है, झेलम है, रावी है। सीक्वेंस भी याद होगा आपको। सबसे पहले कौन सी आती है? देखो, सबसे पहले झेलम, झेलम ही आती है, उसके नीचे चेनाब, चेनाब के नीचे रावी, रावी के नीचे ब्यास, और लास्ट में सतलुज। तो यही तो है वो 5 नदियां। फिर इनके बीच का मैंने दोआब रीजन आपको कई दफा बता दिया, ठीक है। शिगार, श्योक, हुंजा और गिलगिट, ये भारत में बहने वाली सिंधु की जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये जितनी भी हैं, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सुनो, शिगार, श्योक, हुंजा एंड गिलगिट आर द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर फ्लोइंग इन इंडिया, फ्लोइंग इन इंडिया। अब बताओ, ये इंडिया में तो नहीं बहनी चाहिए, तो 1 और 2 इसका राइट आंसर होना चाहिए। भारत में तो नहीं है ना, आप खुद सोचो। सभी नहीं है ना, सभी नहीं है, कुछ तो है लेकिन सभी नहीं है। तो इसका राइट आंसर फिर इस हिसाब से होना चाहिए 1 और 2 सही है, लेकिन तीसरे में गड़बड़ है, सभी नहीं है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट आओ फटाफट। अगला क्वेश्चन आए, अगला क्वेश्चन आए। बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में अधिकतम उत्तरी दक्षिणी पूर्वी में? कौन सा है? 70। जल्दी से आंसर बताओ। हाँ, इसका राइट आंसर बताओ। आपको हेल्प देने के लिए एक इमेज दिखा लेता हूं मैं आपको। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी में क्या है? पढ़ना जरा। अगर आपने पहला हरियाणा बोल दिया तो फिर ठीक है। सभी में क्या हरियाणा ऑप्शन? देखो क्या पूछा हुआ सीक्वेंस आपसे, उत्तर से ना, सबसे पहले उत्तर ही पूछा हुआ। पेपर देना चाहिए। क्या पूछा हुआ आपसे? सवाल पूछा हुआ कि बिना अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे स्थलबद्ध, स्थलबद्ध मतलब जिसकी बाउंड्री, मतलब जो चारों ओर से जो है ढका हुआ है बाउंड्री से, किससे? लैंड से। स्थलबद्ध वही है ना, लैंड लॉक्ड कहते हैं। इसमें उत्तरी, तो भाई उत्तर में लैंड लॉक्ड क्या है? देखो लद्दाख, ये तो बोलना नहीं, चंडीगढ़ आएगा नहीं, मतलब ये पंजाब चंडीगढ़ आएगा नहीं, हिमाचल आएगा नहीं, देहरादून, ये सब, ये है हरियाणा, ये लैंड लॉक्ड है। तो उत्तर में पहला क्या आ गया? हरियाणा। यानी कि सबसे पहले हरियाणा से हिमाचल हटा दो, तो हरियाणा किस में है? या तो बी में है या तो डी में, चलो ठीक है। फिर पूछा है दूसरा कौन सा? दक्षिण में। तो दक्षिण में लैंड लॉक्ड कौन सा है? ये रहा तेलंगाना। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? तेलंगाना। तेलंगाना किस में है? ऑप्शन नंबर ए। फिर पूछ रहा है क्या? पूरब की दिशा में। तो पूरब की दिशा में क्या है? झारखंड है। और फिर पूछा है पश्चिम की दिशा में, तो पश्चिम में क्या है?
ये वाला मतलब पूर्व पश्चिम तो नहीं है, लेकिन गुजरात के बाद एमपी वाला एरिया तो जो है मध्य प्रदेश। तो इस हिसाब से राइट आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन डी बना या ऑप्शन 4 बना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 लिख लेना। इसलिए इमेज रखा ताकि आपको इंडियन मैप जो है वो ध्यान में भी रहे और इस तरीके से सवाल बने तो आंसर हमारा मिल भी पाए। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 71। चलिए पर थोड़ा सा और है, क्वेश्चन नंबर 71। ले हो गया ना। देखो इसका राइट आंसर क्या बना था, 71 आज है ना, ठीक है 70 हो गया, ये वाला डी। 71 पे आओ। अब ये इजी है, ये आपसे हाइट पूछा, किसी की नहीं याद होगी तो एटलीस्ट नंदा देवी की तो होगी। नंदा देवी की हाइट कितनी है, 7,816। 17 है लेकिन ठीक है 16 17 चल जाएगा ना। तो यानी कि सी का 2 होना चाहिए, सी का 2 होना चाहिए। कितने में है सी का 2, सिर्फ ऑप्शन बी में ही है। चलिए बस इस ऑप्शन बी में है तो इसका राइट आंसर आपको बाद में मिले ना मिले, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लिख लीजिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लिख लीजिए। मतलब देखो कामेट का ये बिल्कुल सही है पहले पे, ठीक है। कोंगचोंग जोंगा जो है ये हो गया चौथे पे। नंदा देवी का हो गया कितने पे, दूसरे पे, दूसरे पे, दूसरे पे ये है ना। और जो है केटू का हो गया तीसरे पे। अब थोड़ा सा टाइप इसको मैंने बता दिया कि इतना सारा मत लिखा करो, है ना, फिर वो थोड़ा ज्यादा हो गया ना। इनमें से एक एक आने चाहिए। अब इतने ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में नहीं, ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। चलिए भारत में सर्वाधिक वर्षा का मुख्य कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून है, ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये मानसून जो है ना ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो है अपने साथ में मॉइस्चर या नमी को लेकर आएगा और जो है भारत में एक बड़े भूभाग में क्या कर देगा, बारिश कर देगा। जैसे ये जून से सितंबर के बीच का होता है। अभी क्या चल रहा है, अभी बारिश ठीक हो रही है ना। स्पेशली जो है जून से सितंबर के बीच का ये महीना होता है। और यहाँ पर मुख्य रूप से जैसे मौसिन राम वाला एरिया या चेरापूंजी, चेरापूंजी मौसिन राम, तो वो सब किस मानसून से जो है प्रभावित है, वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्रभावित है। ऑप्शन सी लिख लेना। 72 में बताओ इसमें से कौन सा सही है, समझ ही नहीं आया, चलो समझाते हैं। कह रहा है अच्छा यहाँ देखो इसलिए समझ नहीं आया, ये क्ले ही होना चाहिए था, सी छूट गया इसमें, आपने चेक भी नहीं किया। ये क्लेई सॉइल होनी चाहिए, CLAYEY, क्लेई जो सॉइल होती है ना, वो ना। अच्छा चलो ऑप्शन ए पढ़ते हैं। बलुई मिट्टी सूक्ष्म कणों का अनुपात, अरे सूक्ष्म कणों का तो बलुई कहां से होगा, ये तो कोर्सर होगा, इसको तो हमें कोर्सर लिखना चाहिए। तो भाई ये तो गलत जा रहा है, यहाँ पर COA कोर्सर होना चाहिए, यानी कि मोटी होनी चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन तो सरासर झूठ है, एक लिखा है गलत है, एक लिखा है गलत है, ठीक है। अब क्लेई प्रोपोर्शन ऑफ द कोर्स पार्टिकल, क्ले में कोर्स पार्टिकल होते हैं क्या, क्ले चिकनी मिट्टी, चिकनी में मोटा कहां से होगा, मोटा होगा तो सैंडी हो जाएगा, अगर मोटा होगा तो सैंडी होगा ना। जो कह रहा है प्रोपोर्शन ऑफ कोर्स पार्टिकल्स इज हायर इन चिकनी मिट्टी, तो चिकनी मिट्टी में कहां होंगे कोर्सर पार्टिकल, वो तो सूक्ष्म कण ही होंगे उसमें, तो ये गलत जाएगा, ये गलत जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर कोई भी सही नहीं है, इसका आंसर बी आना चाहिए, नीदर वन नॉर टू। लेकिन थोड़ा मिस टाइप था, अगर आपको थोड़ा डाउट लगे तो ये बोनस वाला पार्ट आ जाएगा आपका। संघीय न्यायालय सबको बताया कब बना था, 1937 में बना था। और अगर वो 1937 में बना तो एक्ट कौन बनाएगा, 1935। तो इसका राइट आंसर क्या लिखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर सी 74 का 1935। 1935 की कई सारी विशेषताएं बताई थी, जैसे क्या अखिल भारतीय संघ को बनाने का प्रस्ताव था, ऑल इंडिया फेडरेशन बनेगा, लेकिन कभी वो बना नहीं, कभी भी नहीं बना है 1935। 1935 के अधिनियम ने कितने समुदायों को पृथक निर्वाचन दिया, 3। कौन कौन से, महिलाएं, दलित वर्ग और मजदूर। जबकि 1919 में चारों को मिला था, सिख, भारतीय, ईसाई, यूरोपियंस और आंग्ल भारतीय। और 1909 ने किसको दिया, सिर्फ एक को, मुसलमानों को। तो वो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था वहां दी गई थी ना, बाकी चीजें तो खैर बहुत सारी है। जैसे 1861 में पहली बार 3 भारतीयों को जो है विधायी प्रक्रिया से जुड़ने का मौका मिला। सरदिनकर राव महाराजा थे कहाँ के, बनारस के, पटियाला के महाराजा हो गए, बनारस के राजा हो गए सर। इसे 1861 ने पोर्टफोलियो सिस्टम को भारत में इंट्रोड्यूस किया, जिसको लॉर्ड कैनिंग लाया था 1959 में। इसी 1861 के भीतर एक और बड़ा काम, सॉरी, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर दे दी गई थी, बहुत बढ़िया। वीटो किसने दिया था, वीटो पिट्स इंडिया एक्ट ने। तो वीटो जो है वो पिट्स इंडिया एक्ट वाला जो है अलग से आएगा। चलिए बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या मिला था आपको, ऑप्शन नंबर सी मिला था। कौन सा करेक्ट नहीं है मैच, अब आपको लगा होगा सारे तो ठीक है, लेकिन नहीं,
सौरभ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन ए नहीं लिखना है भाई, ए तो जैसा कुछ है ही नहीं, ए कहां से लिख लोगे? 280 ए आर्टिकल ही नहीं, 280 फिर उसके क्लॉजेज हैं 1 2 3 4, लेकिन 280 ए तो कुछ है ही नहीं, गलत है। बाकी जो इंटर स्टेट काउंसिल्स हैं वो 263 बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो है वो 323 जो है ए में है, 323 बी में जो है अदर ट्राइब्यूनल्स की बात की गई है। और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से जो है शुरू हो जाता है, ये भी अपने आप में सही है। लेकिन देखो फाइनेंस कमीशन वो 280 आना चाहिए, 80 ए नहीं, तो ए जैसा कुछ भी नहीं है, इसको गलत कर दो, ऑप्शन बी लिख लो 75 का। 76 में कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है आज? It is a legal right which is available only to the citizen of India. It is a legal right which is available to any person. मतलब किसी को भी दिया जा सकता है। It is a fundamental right, मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना। It is neither a fundamental right, नहीं, लीगल क्यों नहीं है? तो या तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए तो बी होना चाहिए। आप लोगों ने क्या माना? सोचो, क्या ये विदेशियों को है, भारतीयों को है? भारतीय नागरिक को तो है, लेकिन विदेशियों को है कि नहीं? है, लीगल राइट है भाई, तो विदेशियों को भी है। तो इट मीन इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। पहले ये फंडामेंटल राइट था ना, आर्टिकल 31 में था, अब उसको 1978 में 44वें संविधान संशोधन ने हटा दिया, तो ये भी भाई इजी है। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जल्दी बताओ, जीएसटी काउंसिल के लिए कौन सा आर्टिकल है? सॉरी 279। बाकी लोग कोई बताओ, 279 एबीसीडी कुछ लिखना है? 279 ए लिख दो बस, आप बोलना सही। ये सारी चीजें 279 में है और 279 में ए लिखना है। ए नहीं लिखोगे गड़बड़ हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी के जो भी डिसीजन है ना कि स्लैब में किस जो है मद को कहाँ रखना है, किसको कहाँ, वो जीएसटी काउंसिल का काम है। कब बनी थी जीएसटी काउंसिल? 2016 में, 12 सितंबर 2016 को बनी थी। टोटल इसमें 33 सदस्य होते हैं, जिसमें से अध्यक्ष आप लोगों ने कह दिया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होता है। और जीएसटी काउंसिल जो निर्णय लेती है उसमें कोरम का होना जरूरी है, और इसका कोरम 50% है। 50% कोरम का होना जीएसटी काउंसिल में जरूरी है। बताओ जरा, भारत में जीएसटी जो है वो पूर्ण रूप से पूरे भारत देश में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017। बहुत बढ़िया। चलो अब यहीं पर बताओ, लोकसभा में जीएसटी कब पास हुआ था? क्योंकि हमें ये तो पता है 1 जुलाई 2017 को आया, लेकिन लोकसभा ने कब पास किया था? जल्दी से। मार्च में था, ठीक है, 29 मार्च 2016। तो 29 मार्च 2016 को लोकसभा ने, और राज्यसभा ने 6 अप्रैल 2017 को। तो 6 अप्रैल 2017 को जो है इसको राज्यसभा ने किया, और फिर उसके बाद जो है इसको 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में कार्यशील माना गया। यूं बताएं जरा कि जो जीएसटी आया था हमारे देश में, वो कौन से अमेंडमेंट बिल के द्वारा लाया गया था? कर दिया गड़बड़। 101 नहीं बोलना है, मैंने बिल पूछा, एक्ट नहीं। 101वां अधिनियम था, सॉरी हाँ अधिनियम था, एक्ट था 122, यहाँ सही है। 122वां जो है बिल था, बिल पूछूंगा मतलब विधेयक पूछूंगा, 2014 में 122वां आया था। लेकिन अगर एक्ट पूछूंगा तो तब आप बिल्कुल सही है 101। और ये अभी अपर पीसीएस ने भी सवाल पूछा था, जीएसटी के ऊपर सवाल था, 101वां था उसमें लिखा हो ना, तो तब 101 कहेंगे। बाकी भाई सीएजी कई बार बता चुका, 148 से 151 तक, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो आप डेली पढ़ते हो, यहाँ कुछ नहीं जानना है, ठीक है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिख लेना। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में दी गई थी? ये तो केशवानंद भारती है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी लिख लेना। कहा केशवानंद ने कि डियर पार्लियामेंट, यू कैन चेंज, यू कैन अमेंड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट you cannot touch the basic structure of our Indian constitution. But the very big question is that what is a basic structure of the constitution, because there is no explanation of fundamental structure, basic structure क्या होता है नहीं पता। तो तब जो है समय समय पर कोर्ट आपको बताएगी कि क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर। चलो ये तो आपने सभी लोगों ने लगभग पढ़ा है, केशवानंदा भारती मामला। इसने कहा कि मूलभूत ढांचे को छोड़कर आप संविधान में कहीं भी क्या कर सकते हो, परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन किसी ने यूसुफ बनाम बंबई राज्य मामला सुना है 1954 का? आप बोले सर छोड़ो ना, कौन पढ़े भाई, आप पूछने लग गया। इस बार पीसीएस में भी ऐसे सवाल बने थे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, है ना, उसका जो राइट आंसर आएगा, तो कौन सा केस था ये बताओ? ये जेंडर इक्वालिटी के लिए था। किसके लिए था? ये जेंडर इक्वालिटी के लिए जो है मामला आया था, यूसुफ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे जो मामला था 1954 का। अच्छा गोलकनाथ तो खैर सभी ने सुना है, गोलकनाथ वही तो आर्टिकल 13 के जो है और 368 के बीच का जो मतलब डिस्प्यूट था उसको चैलेंज करने के लिए। और गोलकनाथ जो है एक हिस्टोरिक वो भी था, डिसीजन भी था, क्योंकि इसने परिवर्तन किया था। इससे पहले सज्जन सिंह मामला आया था, शंकरी प्रसाद मामला आया था,
दोनों ने कहा कि पार्लियामेंट संविधान में या स्पेशली फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन कर सकती है। किसने कहा था ये कहा था शंकरी प्रसाद मामले में भी और सज्जन सिंह मामले में भी कोर्ट ने। लेकिन गोलकनाथ जी आए, उन्होंने बदल दिया फैसला, कहा कि जो पुराने के 2 फैसले थे उनको बदलता हूं, यानी कि जो पार्लियामेंट है वो ऐसा नहीं कि कहीं भी परिवर्तन कर ले। पार्लियामेंट कहीं भी परिवर्तन नहीं कर सकती भाई, क्योंकि अनुच्छेद 368 में प्रोसीजर बताई गई है, पावर नहीं। संविधान में संशोधन करने की विधि क्या है वो 368 में, लेकिन उसको जो है संविधान को पावर दे दी गई हो, पार्लियामेंट को ऐसा नहीं है, संसद के पास पावर नहीं है। तो ये गोलकनाथ जी ने कहा था, क्या कहा था, कंक्लूजन सुनो। गोलकनाथ ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 में सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया लिखी है, पावर नहीं। तो आपकी पावर नहीं, सिर्फ प्रक्रिया है। लेकिन बाद में फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट ने पावर शब्द जोड़ दिया 368 में, और यहां अनुच्छेद 13 का 4 जोड़ दिया कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। ये इतना स्मार्ट मूव था, और जिसको केशवानंद ने एक्सेप्ट किया, कहा कि बिल्कुल सही डिसीजन है, आप जो है कहीं भी परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकारों के मूल ढांचे को मत छेड़ना। अच्छा, चित्रलेखा बनाम स्टेट ऑफ मैसूर मामला किसी ने सुना? ये एक्चुअली अगर हम लोग बात करें तो राज्य विशेष मामला है। राज्य विशेष इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शैक्षणिक संस्थानों के लिए पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने को लेकर चुनौती दी गई थी चित्रलेखा मामले में, तो उसको लेकर जो है ये मामला आया था। ये आप लोग ध्यान रखना है ना। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप क्लास में बैठो, क्लास खत्म होने को आई है, इतना लेट आ रहे हो तो चलिए नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 79 राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग चलाना है तो उसमें कितने लोगों का जो है हस्ताक्षर जरूरी है उस महाभियोग के पत्र पर? 1/4। अब देखो, महाभियोग मतलब आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग जो है चलाना है तो उसकी प्रोसीजर उसमें बताई गई है कि भाई अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा रहा है तो ये कोई भी सदन ला सकता है, मतलब चार्जिंग हाउस कोई भी हो सकता है जो चार्ज लगा रहा है, ठीक है। लेकिन उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी होंगी। जिस भी सदन में महाभियोग लाया जा रहा है उसके 1/4 सदस्यों का पहले उस महाभियोग के पत्र पर सिग्नेचर जरूरी है, प्लस इसकी सूचना आपको राष्ट्रपति को पहले ही देनी होगी, और लगभग कितना पहले, 14 दिन पहले। तब जाकर आप जो है इनिशिएट कर सकते हो अगर आपको महाभियोग चलाना है। तो है कि नहीं बढ़िया एक मतलब सिस्टम यहाँ पर। तो उसके बाद जो है फिर महाभियोग चलाया जाएगा, तो इसके लिए कम से कम 1/4 सदस्य जरूरी है ना। चलिए, महाभियोग की बात जो है वो 61 आर्टिकल में जो की गई। अब है क्या डिटेलिंग, वो तो ऑब्वियस सी बात मैंने करवाना है। चतुर्थ क्षेत्र में क्या आता है, सोचने वाली बात है। फिशरी किस में आएगा? प्राइमरी में जितना भी एग्रीकल्चर और अलाइड जो इसके क्या है सेक्टर्स हैं, जैसे कृषि, खनन भी पूछेगा तो ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राइमरी में है। मत्स्य पालन पूछ रहा है तो भी प्राइमरी है। फॉरेस्ट्री यानी वानिकी प्राइमरी में आता है, वानिकी अगर हमसे पूछा तो भी प्राइमरी में आएगा। अगर हमसे मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है तो ये द्वितीयक आ जाएगा, सेकेंडरी द्वितीयक क्षेत्रक में आता है। सुई से लेकर हवाई जहाज बनने तक का जो भी काम होता है जो फैक्ट्रीज के भीतर हो रहा है उसको मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर या इंडस्ट्रियल सेक्टर कह सकते हैं, जो कि सेकेंडरी सेक्टर आता है। फिर आता है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी में आती है क्या, सर्विसेज सेवाएं, जैसे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, तो वो क्या है, वो हमारे सर्विस सेक्टर है, सर्विस है ना। इसके अलावा तब बचता हमारे पास में जहां पर हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंस के साथ काम करते हैं, जैसे हमारे पास में क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज है, तो ये जो है ये किस में आता है, ये क्वार्टरनरी में आता है। ये किस में आएगा, क्वार्टरनरी, तो ये क्वार्टरनरी में आता है। और एक इससे भी ऊपर होता है जिसको क्वीनरी कहते हैं, और ये क्वार्टरनरी और क्वीनरी, क्वीनरी मतलब पंचम क्षेत्रक। पंचम क्षेत्रक में आते हैं डिसीजन मेकर्स लाइक गवर्नमेंट, लाइक यूनिवर्सिटीज, जो बड़े बड़े मतलब क्या है डिसीजन देने वाले जो लोग हैं, तो क्वीनरीज में आते हैं। क्वीनरी मतलब पंचम। और जो चतुर्थक और पंचम सेक्टर है, पंचम क्षेत्रक, वो तृतीयक के ही सब हैं। सेक्टर 3 ही होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और टर्शियरी के 2 भाग, क्वार्टरनरी एंड क्वीनरी। तो ये हमारे इकोनॉमी के भीतर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स आते हैं। देखो, कृषि और उससे जुड़ा हुआ जहां से हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है, कच्चा माल जहां से मिल रहा है, वो सब आते हैं प्राइमरी। जैसे फिशरीज, भाई सीधे सीधे आप मछली पकड़ रहे हैं रॉ मटेरियल के रूप में। आप कोई चीज माइनिंग कर रहे हो, माइनिंग से जो कुछ भी मिल रहा है, रॉ मिल रहा है, तो वो क्या है, आपका प्राइमरी सेक्टर है। आप जो है मैंने कहा कि
जैसे डेयरी उत्पादन है, पशुपालन है, रॉ है, सीधी सी बात है, रॉ है, तो रॉ जो भी मिल रहा है हमें वो सब क्या है, वो प्राइमरी सेक्टर है। फिर उस रॉ मटेरियल से हम जो है फैक्ट्रीज में जाकर जो सामान बना रहे हैं तो वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। भाई एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ भी बनता है, फॉर एग्जांपल ये बोल्ट बना, तो इसमें जिसका भी उपयोग हुआ है, स्टील लगा है, लोहा लगा है, जो भी लगा है, तो ये माइनिंग से निकाला, मतलब प्राइमरी सेक्टर की जो वस्तुएं हैं उनको कंपनीज में बनाकर, फैक्ट्रीज में बनाकर मैन्युफैक्चर करके दे दिया गया, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है। और जिसके थ्रू मैं ये यहां से यहां लाया, अब मैंने ये खरीदा होगा कहीं से, तो उसके लिए जो है सर्विस लगी होगी, ट्रक लगा हो गया, ट्रक नहीं है, ट्रक किसमें बना है, ट्रक तो बना है कंपनी में, कंपनी मतलब किसी भी फैक्ट्री में, लेकिन ट्रक जो सेवा दे रहा है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, तो परिवहन किसमें आएगा, टर्शरी सेक्टर में आएगा। आप यूं ना समझ लिया करें, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। हमसे क्या पूछा है, चतुर्थक सेक्टर, तो चतुर्थक सेक्टर क्या है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर आता है। थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ो भाई। मानव विकास रिपोर्ट 2021-22, थोड़ा पुरानी पूछ ली कोई बात नहीं, चलता है, के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी जो है वर्ष 2020 में 130वां स्थान, यहां से उन्नत होकर 2022 में 132वां हो गया था। ठीक है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में से 20 में 130 से 2022 में 132 सेम हो गया क्या? अच्छा गिर गई थी, सॉरी मैं वही सोच रहा हूँ, यहां लिखा था कि बढ़ गई थी, दूसरा लिखा था गिर गई थी, कौन सा कथन सही है? हाँ, दूसरा सही है, दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है। देखो इसको ध्यान रखना, दूसरा वाला कथन बिल्कुल सही है। अब मैं पुराना नहीं चाहूंगा, आप वर्तमान का बताओ। HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, तो 2023 के बाद से लेकर अभी तक जो हमारे भारत की स्थिति है वो कितने पे है, 130 में, 130 पे है, 130 में है ना। और 130 में जो हमारी है, अच्छा ये बताओ, ये जो लेटेस्ट की मैं बात करूं वर्तमान की, वर्तमान में जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे टॉप में कौन है? हमेशा ही रहता है लगभग, सोचो। डेनमार्क, ओके, कोई और बताओ। फिनलैंड भी नहीं है, थोड़ा ठंडा जवाब दो। आइसलैंड, तो आइसलैंड जो है, आइसलैंड जो है टॉप में हमेशा, फिर सेकंड पे नॉर्वे है, फिर उसके बाद स्विट्जरलैंड है, लेकिन ये सब जाना नहीं। ये बताओ HDI की शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी? 1991 नहीं, 1990। और 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और उनका समर्थन किया था अमर्त्य सेन जी ने, है ना। और उसके बाद HDI को मापने के 3 मुख्य आधार हैं, एक तो हेल्थ है, शिक्षा भी है, और दूसरा क्या हो गया, तीसरा हेल्थ हो गया, और शिक्षा हो गया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसीज जो होती है, जीवन प्रत्याशा जिसको हम लोग कहते हैं कि कितना लोग जो है जीवन में सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो ये 3 आधारों पर HDI जो है वो रिपोर्ट जारी होती है। 81 का हो जल्दी से, सॉरी 81 हो गया था ना, 81 का ओनली 2 था, 82 का ये तो ठीक है। NDC का बना था 6 अगस्त 1952 को। NDC, अच्छा एक सवाल का जवाब दो, NDC क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशन? मतलब ये सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय? यस सौरभ, ये बोलना है कि या ना तो ये सांविधिक है और ना ही ये जो है संवैधानिक है, बल्कि एक ऐसा निकाय है, ये है जिसको कैबिनेट के थ्रू, एक प्रपोजल के थ्रू बनाया गया है। अच्छा, योजना आयोग भी सेम था, योजना आयोग कहे, नीति आयोग कहे, ये NDC कहे, ये ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब संविधान में कहीं भी मेंशन नहीं है, और ना ही ये किसी अधिनियम ने बनाए हैं, ना ही ये कोई सांविधिक है, बल्कि ये अपने आप में कैबिनेट्स के द्वारा लाई गई जो है प्रपोजल्स हैं, तो इट मींस NDC आ जाएगा ना। और NDC का काम क्या होता था, योजना आयोग की जो रिपोर्ट है उसको रिव्यू करना, उसको समीक्षा देना, है ना। अब योजना आयोग तो रहा नहीं, उसकी जगह नीति आयोग आ गया, तो बस ये 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी? तेंदुलकर पूछा हुआ है, ध्यान से, तेंदुलकर ने बोला। हाँ, अगर तेंदुलकर आपसे पूछ रहा है, ये सुरेश तेंदुलकर है या सचिन तेंदुलकर मत कह देना प्लीज, ये सुरेश तेंदुलकर जी की जो है रिपोर्ट आई थी 2009 में। 2004 में तेंदुलकर कमेटी बनी थी, 2009 में इन्होंने रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट के मुताबिक देश में उस समय 21.92% जो है गरीब थे। अगर हम तेंदुलकर जी की बात करें, अगर मैं तेंदुलकर की बात ना करूं, और इसका आंसर पहले सुन लो, इसका डी है। अगर ये पूछूं मैं, तो ये रिपोर्ट थी रंगराजन की, तो ये रंगराजन समिति कब बनी थी? 2012 में ये रंगराजन समिति थी। अब देखो, आप लोग जानते हैं कि गरीबी निर्धारण के लिए बहुत सारी समितियां बनी थी, जैसे मेन पे आता हूं, जैसे जो है नीलकांत दांडेकर एंड रथ समिति जो थी, इसका गठन कब हुआ था? 1971 में। नीलकांत और जो रथ थे ना,
इनकी जो कमिटी बनी थी, इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो 1971 में दिया था, और इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने कहा कि अगर देश में गरीबी नापनी है तो आप ये देखो कि क्या प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना 2250 कैलोरी भोजन मिल पा रहा है कि नहीं। 2250 का मैंने, आप बोलेंगे सर हमने 2400 पढ़ा 2100, वो अभी नहीं, 2250 किसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, दैट इज नीलकांत दांडेकर रथ समिति के अनुसार 1971 में। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि ग्रामीण के लिए शहरी के लिए अलग, एक जैसा बोला कि अगर किसी व्यक्ति को जो है 2250 कैलोरी भोजन नहीं मिलता हर दिन तो व्यक्ति गरीब है। ये जो है रथ फॉर्मूला था। फिर इसके बाद आई वाईके अलद समिति। वाईके अलद समिति जब आई थी तो वो कब आई थी, 1979, बहुत बढ़िया। और 1979 में तब जो है इन्होंने कहा कि चलो कैलोरी फॉर्मूला इज गुड, लेकिन गांव में काम करने वाले आदमी को ज्यादा कैलोरी चाहिए तो उसको 2400 कैलोरी चाहिए, और शहर में काम करने वाले आदमी को थोड़ा कम कैलोरी चाहिए, यानी 2100 कैलोरी। तो गरीबी ये था कि अगर शहर में काम करने वाले किसी व्यक्ति को पर दिन, पर डे 2100 कैलोरी भोजन नहीं मिल रहा तो गरीब है। अब ऐसे नहीं कि छीन के खाया लंगर में खाया, वो अलग चीज है, कमा कर नहीं खा पा रहा तो गरीब है। और गांव में रहने वाले को 2400 कैलोरी नहीं मिल पा रहा तो वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। ये लिखा हुआ था वहां पर, कौन सी समिति में, अलग समिति में। फिर इसके बाद आए डीटी लकड़ावाला। डीटी लकड़ावाला ने कहा कि आप पूरे देश के लिए, सभी राज्यों के लिए, सभी जिलों के लिए एक ही क्राइटेरिया कैसे दे सकते हो। कोई राज्य समृद्ध होगा तो कोई राज्य थोड़ा सा अभी कार्यशील होगा या विकासशील होगा, कोई राज्य थोड़ा गरीब ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं कि हर राज्य के लिए अलग अलग पॉवर्टी लाइंस दे देते हैं। तो हम यकीन मानो डीटी लकड़ावाला साहब ने 35 पॉवर्टी लाइंस दी थी, 35 जो है गरीबी रेखाएं दी थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से गरीबी रेखा हो। तो वो जो है किसका था, लकड़ावाला। फिर उसके बाद तेंदुलकर 2004, रिपोर्ट सौंपी 2009, रिपोर्ट का नाम ये जो है गरीब है। फिर इसके बाद जो है सी रंगराजन कमेटी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इतने जो है 29.32% जो लोग हैं वो 2011-12 में जो है गरीब लोग हैं। तो ये जो है हमारे पास में गरीबी निर्धारण के लिए कुछ प्रमुख समितियां थी। बाकी तो इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे वहां मैं आपको बताऊंगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुनिए। हाँ जी, ऑप्शन डी, बी, चलो बस ऑप्शन बी सही लिख लो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो इंदिरा गांधी जी के समय जो है आई थी, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना। IRDP की फुल फॉर्म बताओ पहले। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया था, सही जा रहे हो, 1978, बहुत बढ़िया। जिस समय रोलिंग प्लान भी आया था हमारा, तो 1978 में ये आया था। ये प्लान जो आया था वो 1978 में आया था, लेकिन अगर पूछा इंप्लीमेंट कब हुआ, मतलब लागू कब हुआ, तो तब 1980 बोलना पड़ेगा। 80 से मतलब ये कार्यशील हुआ। लॉन्च तो 1978 में हुआ था, लेकिन काम करना इसने शुरू किया 1980 में। और अगर इसका नाम रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो भी इंटीग्रेटेड, एकीकृत, तो एकीकृत का काम क्या होगा, ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक से अधिक अवसर जो है प्रदान करना। ये ऑब्वियस सी बात है ना। तो अगर भाई आप लोग जो है ग्रामीण रोजगार के लिए अधिक जो है अवसर दे देंगे तो बेरोजगारी वैसे ही घट जानी। तो ये इसका आंसर बी मत लिखना, इसका आंसर आप लोग सी लिख लेना, है ना। 1979 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट आओ 86। थोड़ा और जल्दी चलना भैया, आज आपने बोला था जल्दी जल्दी करना है पेपर। स्थायी रूप से संग्रहित डाटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है, तो कितनी बार पूछ रहे हैं, यह है कैश डाटा। तो कैश डेटा जो है ये इसका राइट आंसर बी लिख लो। 86 वन लाइनर है फटाफट। 87 में, बहुत अच्छा सवाल। नहीं 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 नहीं, उससे भी पहले आ गया था 1948 में। सुनो मेरी बात सुनो, सवाल पढ़ो, मुझे गलत मत ठहरा देना, पहले सवाल पढ़ो। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत ने, किसका बज रहा भाई, स्वतंत्र भारत ने पूछा है, तो स्वतंत्र भारत में पूछेगा तो वो कब है, वो है 1948, और कहां पर, लंदन में। लिखा नहीं है कहीं, नहीं लिखा है कि इन्होंने जो है कहां पर अपना जो है पहला ये ओलंपिक यहां पर जीता था। तो ये आप लोग लिख लेना, ये था 1948 इन लंदन, तो लंदन में। अच्छा, भारत ने जो अपना पहला लिया था ना स्वर्ण, वो आजादी से पहले ले लिया था 1928 में। ध्यानचंद जी को कैसे बोल सकते हो, मेजर ध्यानचंद जी, है ना। हाँ, और इन्होंने पहला जो है अपना एम्स्टरडम जो होता है, एम्स्टरडम में जो है अपना पहला स्वर्ण जीता था 1928। फिर 1928 के बाद 1932 में लॉस एंजलिस में हम लोग लाए। 1936 में, बहुत बढ़िया, कहा, बर्लिन में हम लोग लाए। 1948 में लंदन में हम लोगों ने जो है स्वर्ण पदक लाया। फिर उसके बाद 1952 में कहां पर, हेलसिंकी नामक जो जगह पड़ती है यहाँ पर। फिर 1956 में मेलबर्न में। तो भाई हमारा जो है हॉकी के लिए इतिहास बहुत बड़ा है। अच्छा ये बताओ कि इंडियन हॉकी फेडरेशन का गठन कब हुआ था, पूछा क्या सवाल है, इंडियन हॉकी फेडरेशन कब इसका गठन हुआ। क्वेश्चन है 1925, 1927,
1928 या 1935? ऑप्शन आप लोगों ने कमेंट में लिखने, कमेंट में जो है बाकी लोग आंसर्स करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, इसका राइट आंसर मिल गया ना, ऑप्शन नंबर सी। अब ये तो भाई आपके लिए फटाफट एक लाइन है, कॉपी करने के लिए क्या चाहिए, कंट्रोल सी या ऑल्ट सी? कंट्रोल ना, तो कंट्रोल प्लस सी लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर क्या लिखेंगे इसका, कंट्रोल प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या था, सी था ना, तो ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए। नेक्स्ट आओ 89 फटाफट, 89 का अच्छा बता दिया। 89 चलो लेट्स सी, सबसे पहले पूछ रहा है आपसे, पहले हम श्योर किस में, वो देखो हम श्योर है शक्ति पे। अल्मोड़ा से था 1918, बद्रीदत्त पांडे जी। अल्मोड़ा अखबार पर बैन लगना, अल्मोड़ा अखबार कब शुरू हुआ था, ठीक है सही जा रहे हो, 1871 में हुआ था, है ना। तो अगर मुझे पता है कि डी का 2 है, तो मेरे प्यारे मित्रों डी का 2 तो एक ही जगह है ना, बाकी मुझे आवे ना आवे, आप सीधे समझो। यानी स्वदेश नामक जो था ये स्टार्ट हुआ था कहां से, दैट इज फ्रॉम गोरखपुर। और स्वदेश नामक जो पत्रिका थी इसको जो शुरू किया था वो थे पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी। ज्यादा नहीं पूछता बट ठीक है, पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी जो थे उन्होंने इसको जो है गोरखपुर से शुरू किया था। रही बात भारत बंधु, तो मेरे बंधुओं सुनना, ये शुरू हुआ था हाथरस से, बात यूपी में है ना। तो हाथरस अलीगढ़ के पास 1876 में ये स्टार्ट हुआ था और इसको शुरू किया था तोताराम जी ने। तो इसकी शुरुआत जो है भारत बंधु ये तोताराम जी ने किया था, कहां से, दैट इज फ्रॉम हाथरस से। तोताराम जी नाम याद रखना। और जो हमारे पास में सत्यावादी है, सत्यावादी की शुरुआत हुई थी कहां से, दैट इज फ्रॉम आगरा, है ना। और हाँ हरिद्वार से भी, आगरा के साथ साथ हरिद्वार से भी जो है हमारा सत्यवादी शुरू हुआ था और इसको शुरू किया था रुद्रदत्त शर्मा जी ने। तो रुद्रदत्त शर्मा ने जो है हरिद्वार से और आगरा से शुरू किया था सत्यवादी। और बाकी दो शक्ति आपको पता है, बद्रीदत्त पांडे जी, है ना, ये था 1918। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4, 3, 1 और 2। चलिए G20 भाई बहुत फेमस है। इट इज एन इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय G20 एंड पेरिस क्लब अलोंग विद इट, ठीक है। और ओके लेट्स सी, it is an initiative to help low income countries with unsustainable debt, यानी यह आधारणीय ऋण वाले निम्न आय वाले देशों को सहायता देगा। G20 का काम है सहायता देना या नहीं, क्या लगता है, नहीं है, पक्का होगा, क्यों नहीं देगा, कम आय वालों को तो भाई मदद करेगा ना G20, जो अपना मतलब एक इनका ग्रुप है, तो उसमें कम आय वालों को तो सहायता देना चाहेगा। तो इसका राइट आंसर देखो, पहला तो ठीक है और दूसरा भी ठीक है, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना। ये बताओ G20 का गठन हुआ कब था, 1993, ओके बहुत बढ़िया, 1999 के ना, ये 26 सितंबर 1999 को बना था। अब बताओ इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं, G20 लिखा है लेकिन नहीं बोलेंगे ऐसे। अब G20 में G20 की बजाय ये 21 हो चुके हैं, अब इसमें 21 हो गए हैं। देखो 19 तो इसमें देश हैं, एक इसमें EU है, यूरोपियन यूनियन, और अभी रिसेंट भारत में नई दिल्ली में 2023 में इसमें जुड़ा है अफ्रीकन यूनियन। और सबसे बड़ी बात, अफ्रीकन यूनियन अभी जुड़ा है और इस साल की 2025 की जो अध्यक्षता कर रहा है वो भी है अफ्रीका। अगर हमसे पूछा कि G20 का अध्यक्ष हेड कौन है, तो कौन है अफ्रीका के अभी हेड, मुखिया कौन है अफ्रीका के, अब राम के भरोसे भाई आपका आंसर, सिरिल रामापोसा, वो है ना। तो वही अध्यक्षता अभी किसकी करेंगे, G20 की करेंगे। और 2023 में जब भारत ऑफिस से बातें अध्यक्षता कर रहा था तो वासुदेवा कुटुंबकम थीम के साथ हम लोगों ने जो है काम किया। इवन अपने तो उत्तराखंड में भी G20 की जो है बैठकें हुई थी। तो G20 जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 21 मेंबर हो चुके हैं अब, 19 देश प्लस 2 हमारे पास में यूनियंस, अफ्रीकन यूनियन एंड यूरोपियन यूनियन। 91 का अब ये तो फटाफट करिए आप लोग, ऑप्शन बी दू ना, दूसरा वाला, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही लिख लेना। अब भाई ये मैं करवाऊंगा नहीं अभी। 92 का ऑप्शन सी वर्षा जिसने लिखा है, ठीक है। 93 का जो है ऑप्शन नंबर सी NOPQ, ऑप्शन सी सही है। 94 का डी ऑप्शन सही है, 94 का डी यानी कि टी सही है। 95 मिल गया था इसका, 95 का सी, चलिए 95 का लिख लीजिए सी। 96 ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑनलाइन वाले भाई ट्राई करना कि आप खुद से कर पाओ। 97 का बी मतलब वेस्ट, पश्चिम की दिशा, चलिए तो लिख लीजिए वेस्ट यानी पश्चिम। 98 का डी, यू मीन टू से ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ ए, तो 98 का ए बिल्कुल सही है।
99th का, यू मीन टू से शनिवार, 99th का शनिवार, ठीक है, सैटरडे सही है। और 100 का 20, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया आपके जीएस और उत्तराखंड के कंप्लीट, सॉरी जीएस और हिंदी का कंप्लीट। अब थोड़ा सा आप लोग 1 घंटे का समय सर के साथ क्लास कंटिन्यू कीजिए और मुझे आज़ादी दीजिए इस क्लास के लिए। बस ये सारी बातें थी ना। अब मैं सर को भेज रहा हूँ, सर के साथ आप क्लास कीजिए। कोई डाउट होता हो तो सर्कल कर देना, ऑनलाइन में डाउट हो क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, आंसर्स आपको मिल जाएंगे। डन।